अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? होप कि आप लोग पढ़ रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, स्टडीज कर रहे हो, सही, और अपना टाइम वेस्ट ना कर रहे हो। अच्छा बच्चों, ये बता दो कि तीन चीज़ें क्लियर हैं: वॉइस, स्क्रीन शेयर एंड वीडियो। ये तीनों चीज़ें परफेक्ट हैं, तो हम आगे प्रोसीड करें। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, वॉइस वगैरह सब क्लियर है? वॉइस एंड स्क्रीन शेयर, एवरीथिंग इज परफेक्ट, प्लीज। ओके। ओके बेटा, टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्चुअल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। टोटल 100% थियोरेटिकल टॉपिक है। कुछ आप लोगों ने लाइफ में पहले पढ़ा हुआ भी है, कुछ चीज़ें रिवीजन की हद तक भी होंगी, और कुछ नई चीज़ें भी आप लोग इसमें सीखोगे इंशाल्लाह। ठीक है, आने के चांसेस हैं, इक्वली आ सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब मैंने आपके सामने कैप्लन के स्टडी टेक्स्ट की एक वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं, ताकि उसके ज़रिए मुझे बात करने में आसानी हो। ठीक। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अभी मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे नहीं जा रहा, मैं एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की क्या नीड है। देखो, एक तो आप जानते हो, एक चीज़ होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग पे यू डोंट नीड टू अप्लाई एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। लेकिन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है ना, वो एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए होती है, इन्वेस्टर्स के लिए होती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। इन्वेस्टर्स ने हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, और लेंडर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है, लोन नोट्स वालों ने हमें लोन दिया हुआ है, बैंक वालों ने हमें लोन दिया हुआ है। तो वो जानना चाहते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। तो अब उसमें अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि फ्रॉड हो जाता है, कि जो असलियत होती है उससे महरूम किया जाता है। तो अब इसका मतलब हर मुल्क की गवर्नमेंट को अपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक निज़ाम बनाने की ज़रूरत है, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है। अभी मैं कंट्री वाइज बात कर रहा हूँ, हर मुल्क में एक निज़ाम की ज़रूरत है, और वो निज़ाम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, लोकल लॉ को, इन सबको मिला के अलाइन करे। फॉर इंस्टेंस एक बात सोचो, सिर्फ एक बात, सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या सिर्फ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काफ़ी नहीं है। सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या सिर्फ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काफ़ी नहीं है। आप सब जानते हैं कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आई है वो इंटरनेशनल है, यानी वो पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए। तो उसमें हर मुल्क की नीड कवर नहीं होती, पूरी दुनिया में कितने कंट्रीज हैं, और पाकिस्तान में ट्रांजेक्शन अलग हैं, इंडियन ट्रांजेक्शन अलग हैं, यूके की, यूएस की अलग है। हाँ, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक हद तक चीज़ों को कवर कर सकता है ना। तो इसका मतलब अगर किसी भी मुल्क में हमें आईएएस या आईएफआरएस अप्लाई करने हैं, तो उसमें लोकल लॉ की भी ज़रूरत होगी, लोकल लॉ की नीड होगी, स्टॉक एक्सचेंज की एससीसीपी की ज़रूरत होगी, एससीसीपी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसकी नीड होगी। तो एक निज़ाम की ज़रूरत है जो इन सबको अलाइन करे। एक निज़ाम की ज़रूरत है जो इन सबको अलाइन करे। सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काम के नहीं है, सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काम नहीं कर सकता। मैं एक मिसाल देता हूँ। जैसे आपको पता है, हम लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में आईएएस और आईएफआरएस सारे अप्लाई होते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में आईएएस आईएफआरएस सारे अप्लाई होते हैं। ऐसा गलत है। हमारे मुल्क में, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में, सारे आईएएस आईएफआरएस अप्लाई नहीं होते। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर पे आईएफआरएस 9, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का स्टैंडर्ड है, वो अप्लाई नहीं होता। उसकी जगह लोकल स्टैंडर्ड अप्लाई होता है, क्योंकि हमारे एनवायरमेंट पे वो फिट ही नहीं है, हमारी बुक्स के हिसाब से वो फिट नहीं है। तो हमारे वहाँ वो लोकल स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। इसका मतलब हम लोग 100% आईएफआरएस को तो अप्लाई नहीं कर रहे ना। तो हर मुल्क में इसी तरह दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज है, उन्होंने कुछ कुछ चीजें अडॉप्ट की हुई है। राइट। ओके। तो एक निज़ाम की जरूरत है जो इनके बीच में एक बैलेंस बरकरार रखे, ताकि शेयर होल्डर को रेलिवेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन मिले। अब दो वर्ड्स हैं, याद रखना इस बात को। एक होता है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, ये देखिए यहाँ लिखा है, और एक होता है रूल्स बेस्ड अप्रोच।
एक होता है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच और एक होता है रूल बेस्ड अप्रोच। तवज्जो सुनना, मैं एक देसी मिसाल देके आपको बात आपके जहन में डाल देता हूं। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच क्या है? मैंने आज आप लोगों से कहा, आप लोग मेरे फ्रेंड हो, आप में से कोई बंदा मेरा फ्रेंड है, और मैंने उसे कहा कि यार मेरा एक दोस्त आप लोग के पास आके रुकेगा, आज आप लोग के पास आके ठहरेगा, उसको अच्छा खाना खिलाना। मैंने कहा कि आप अच्छा खाना खिलाना और उसकी अच्छी खातिर मदारत करना। तो मैंने एक सब्जेक्टिव बात की ना, बस अच्छा खिलाना। अब अच्छे का मतलब आप उसको चाइनीज खिलाएं, या आप उसको चिकन खिलाएं, या आप उसको टिक्का खिलाएं, अच्छा खिलाना, राइट। और रूल बेस क्या होगा कि मैंने आपको बोला कि यार वो आएगा तो 3 टिक्के रखना, हाफ फ्राइड होने चाहिए, या वो इतने वेल डन होने चाहिए, या इतने ग्रिल्ड होने चाहिए, इतनी क्वांटिटी की सैलेड रख लेना, हाँ, 3 फ्रूट्स काट के रख देना, एक ड्रिंक रख देना, एक डाइट रख देना। अब सेकंड वाली बात जो है ना, वो रूल बेस्ड है, उसमें मैं आपको रूल्स बता रहा हूं कि ये चीजें क्वांटिटी होनी चाहिए। तो बस यूं समझ लें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी जो दुनिया में अप्लाई होते हैं ना, कुछ हैं प्रिंसिपल बेस्ड, जिनमें प्रिंसिपल्स दिए गए, प्रिंसिपल्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, प्रिंसिपल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, और रूल्स के अंदर रिजिडनेस है, रूल्स के अंदर रिजिडनेस है। तो दुनिया में कुछ कंट्रीज के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिजिड है और कुछ कंट्रीज के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्लेक्सिबल हैं। जैसे हमारे जो आईएफआरएस हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, वो प्रिंसिपल बेस ज्यादा है। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में भी आईएफआरएस अप्लाई नहीं हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी आईएफआरएस अप्लाई नहीं हो रहा है, वहां रूल बेस्ड स्टैंडर्ड है, वहां ज्यादा रूल बेस्ड है। फिर बोलता हूं, आईएफआरएस जो है ना, वो प्रिंसिपल बेस्ड है, उसके अंदर प्रिंसिपल ज्यादा है, यानी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। जबकि यूएस गैप इज रूल बेस्ड। सुनना, गौर गौर से सुनना, प्रिंसिपल बेस्ड के अंदर कुछ अच्छाइयां भी हैं, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन कुछ बुराइयां हैं कि प्रिंसिपल बेस्ड के अंदर कंपैरिजन लाइक विद लाइक होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल्स के अंदर तोड़ मोड़ हो सकता है ना। प्रिंसिपल्स के अंदर जब फ्लेक्सिबिलिटी है तो हो सकता है मैं 8वें दर्जे पर रहूं और दूसरा वाला बंदा अपनी बुक्स को 10वें दर्जे पे बनाए, तो प्रिंसिपल्स के अंदर कंपैरिजन का इशू आ सकता है। जबकि रूल्स रूल्स आर रिजिड, तो रूल्स 100% हर बंदे ने अप्लाई करने हैं, तो वहां उसमें कंपैरेबिलिटी इंप्रूव होती है। उसमें कंपैरेबिलिटी क्या होती है? इंप्रूव होती है। एक सवाल है सर, यूनाइटेड स्टेट्स के स्टैंडर्ड, तवज्जो सुनना, अब इंपॉर्टेंट सारी ये इंफॉर्मेशन सारी काम की दूंगा आज। सर, यूनाइटेड स्टेट्स के स्टैंडर्ड रूल बेस्ड क्यों हैं? यूनाइटेड स्टेट्स के स्टैंडर्ड रूल बेस्ड क्यों है? यूनाइटेड स्टेट्स के स्टैंडर्ड रूल बेस्ड क्यों है? जवाब ये है जनाबे वाला उसका कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर लिटिगेशंस के बहुत इश्यूज हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का लॉ बहुत सख्त है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की आवाम बहुत बिगड़ी हुई है। अगर आप लोग यूएस जाए ना, तो वहाँ हर बंदा 90% लोग गन कैरी करते हैं। हमारे माशरे में तस्वुर भी है, हम लोगों ने तो गन का लाइसेंस भी नहीं बनाया हुआ ये, लेकिन यूएस के माशरे में हर गोरे के पास हर गोरा लोडेड होता है। और कुछ तो ऐसे वहां के स्टेट्स हैं जहां आप गन बाकायदा शो कर सकते हो, अपनी गन अपने हाथ में लेके घूमो, और कुछ जगहों पे आप यानी कार में रख सकते हो, या इस तरह, यानी कंसील्ड वेपन का कहीं वो तस्वुर है। तो इसका मतलब वो एक ऐसा बिगड़ी हुई जगह है, ऐसे खतरनाक लोगों की जगह है कि वहां फिर उनको संभालने के लिए कानून भी बहुत सख्त है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में लिटिगेशन के इश्यूज बहुत हैं। जरा 19-20 करो कोर्ट केस हो जाता है, जरा 19-20 करा कोर्ट केस हो जाता है, तवज्जो। तो जब कोर्ट केस हो जाता है और कोर्ट को वो मसला हल करना होता है, तो अब कानून रूल बेस्ड होगा, तभी मसला फैसला सुनाने में आसानी होगी ना। प्रिंसिपल बेस में तो लोग गुंजाइश निकाल लेंगे, प्रिंसिपल बेस में तो प्यारे बच्चों लोग गुंजाइश निकाल लेंगे ना, नहीं समझे? तो ऐसी सूरत हाल में यूनाइटेड स्टेट्स में लिटिगेशन, कानूनी इश्यूज ज्यादा हैं, तो वहां के स्टैंडर्ड रूल बेस्ड हैं, जबकि आईएफआरएस जो है वो प्रिंसिपल बेस्ड है। यहां पर अब मैं छोटी सी बात ये भी करूंगा कि बेटा, एक होता है हर मुल्क का अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एक होते हैं हर मुल्क के अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिनको हम बोलते हैं लोकल गैप। हर मुल्क का अकाउंटिंग अपना लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहलाता है लोकल गैप। लोकल गैप का मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस भी लिखा हुआ है कहीं, और कहीं लिखा हुआ है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कहीं लिखा हुआ है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो हर मुल्क के अपने लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं। और एक है आईएफआरएस, दूसरी तरफ है आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, तवज्जो फरमाइएगा प्लीज। अब कहानी ये है
कि जनाबे वाला 1973 से पहले 1973 ये डेट याद, ये ईयर याद रखना। अब मैं कुछ जनरल नॉलेज के लिए भी हिस्ट्री सुना रहा हूं, लेकिन चलो तुम लोग अकाउंटिंग स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कुछ चीजें, जीके के लिए भी, चलो जनरल नॉलेज के लिए भी बता रहा हूं, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो तो काम आएंगी लाइफ में कहीं ना कहीं। सुनो जनाबे वाला, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1973 में लॉन्च हुए, 1973 में लॉन्च हुए। और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आने का मकसद ये था, और आज भी यही है, कि पूरी दुनिया में एक ही स्टैंडर्ड अप्लाई हो जाए। हर मुल्क अपना अपना स्टैंडर्ड छोड़े और पूरी दुनिया में एक वाहिद इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई हो जाए। सर पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड अप्लाई होने की क्या मंतक है, क्या वजह है, यानी इसकी क्या बेनिफिट्स हैं? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बेटा। उससे जॉब्स क्रिएशन होगी, कि आप आज इस वक्त कुछ बच्चे ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो कनाडा में बैठे हुए हैं, कुछ दुबई में है, कोई सऊदीया में है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आईएफआरएस पढ़ लो, तो आपको वर्ल्ड वाइड जॉब्स अवेट आपको मिल जाएंगी कहीं भी जॉब्स। एक नंबर 2 बेटा, कंसोलिडेशन का प्रोसेस इजी हो जाएगा। आप सब ये जानते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑपरेशन दुनिया भर में, तो पेरेंट कंपनी किसी और मुल्क में होती है, सब्सिडरी किसी और मुल्क में होती है। तो अब आईएफआरएस के आने के बाद पेरेंट कंपनी पे भी आईएफआरएस अप्लाई हो रहे हैं और सब्सिडरी पे भी आईएफआरएस अप्लाई हो रहे हैं, तो कंसोलिडेशन का प्रोसीजर बहुत इजी हो जाएगा। बट इन पास्ट इट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट? ओके, देन तीसरी एक वजह यह है कि इन्वेस्टमेंट के फ्लोज इजी हो जाएंगे। यानी अगर एक दौर था कि अगर मैं समझ लो पूरी दुनिया में अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, एक दौर था जब अपने अपने स्टैंडर्ड थे, तो पाकिस्तानी इन्वेस्टर को सिर्फ पाकिस्तानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज थी, इंडियन इन्वेस्टर को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज थी, यूके के इन्वेस्टर को यूके के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज थी। हाँ, तो वो लोग सिर्फ अपने मुल्क में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। लेकिन अब जब आईएफआरएस आ गया और पूरी दुनिया में समझ लो एक ही स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहा है, तो अब मैं यहाँ बैठे बैठे यूके की कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ बैठे बैठे यूरोप की कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और मुझे उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी समझ में आएगी, बिकॉज आई नो आईएफआरएस। हाँ, तो इस तरह इन्वेस्टमेंट के फ्लोज कितने हो जाएंगे। फिर एक मुल्क की बैलेंस शीट या एक मुल्क की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दूसरे मुल्क से कंपेरेबल भी हो गई, एक मुल्क की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दूसरे मुल्क से क्या हो गई, कंपेरेबल भी हो गई, बिकॉज ऑफ आईएफआरएस। सही, तो ये जो आईएफआरएस पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड लाना ना, इस प्रोजेक्ट का नाम है हार्मोनाइजेशन। डियर स्टूडेंट, इसको ग्लोबलाइजेशन भी कहा जाता है, इसको ग्लोबलाइजेशन भी कहा जाता है, कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज, यानी पूरी दुनिया एक छत के नीचे आ जाए। ठीक है, राइट? तो ये आईएफआरएस के कुछ फायदे थे जो मैंने आपको बता दिए, इसके नुकसानात भी हैं डेफिनेटली। एक ही स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में अप्लाई करना, हर मुल्क का अपना अपना कल्चर, अपना माहौल, अपनी ट्रांजेक्शंस, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हर मुल्क का अपना कल्चर, अपनी ट्रांजेक्शंस, अपने इश्यूज, ये दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज, दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज। हाँ, फिर कौन कौन ऐसा मुल्क होगा जो दूसरे मुल्क के, यानी कोई और कानून को अपने मुल्क में लाने देगा? आईएफआरएस भी एक कानून की तरह चीज है ना, कानून की हैसियत रखता है, सोचो। तो कौन चाहेगा कि अपने मुल्क में दूसरों का कानून आए? हाँ, तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे, जो एक चैलेंजेस भी थे, राइट? तो अब स्टोरी ये है कि 1973 में जब ये लॉन्च हुए ना, तो पूरी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। बहुत सारे मुल्क ऐसे थे जिन्होंने इनिशियली इसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने किया था। पाकिस्तान यानी इनिशियली से इसका मेंबर है, तभी पाकिस्तान, आज चल रहा है 2018, आज चल रहा है 2018, और 1973 से ये लॉन्च हुए थे। समझ लो पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को करीब, मैं यूं बोलूंगा राउंड ऑफ करके, 48-49 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ठीक, तभी दुनिया भर में पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट माने जाते हैं। आप यूं सोचें, कनाडा में अभी मई 2012 में अप्लाई होते गालिबन, 12 या 13 में, मई 2012 या मई 2013 में कनाडा में अप्लाई हुए थे। तो कैनेडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बहुत कम तजर्बा होगा आईएफआरएस का, लेकिन हमारे वाले लोगों को कितना बड़ा वास्ट हिस्ट्री है, तो इसीलिए पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट दुनिया में माने जाते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि डे वन से आईएफआरएस जब आया तो पूरी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लिया? डे वन से जब आईएफआरएस आया तो पूरी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लिया? बहुत सारे जवाब हैं इसके, और सवाल भी बहुत जनरल है। मैं कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ। एक वजह ये था कि आईएफआरएस का लेवल कुछ और था और लोकल स्टैंडर्ड्स का लेवल कुछ और था। तो अपने मुल्क में आईएफआरएस लाने का मतलब अपनी मुल्क की बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट को शेक करना। नहीं समझे? मैं फिर समझाता हूँ बेटा। आईएफआरएस एक अलग लेवल की चीज थी। आईएफआरएस एक अलग लेवल की चीज थी, और
लोकल स्टैंडर्ड अलग थे। जैसे आईएफआरएस के अंदर आप सबने आईएस 38 पढ़ा है, आप सबने आईएस 38 पढ़ा और उसमें आप लोगों ने पढ़ी है रिसर्च कॉस्ट। आईएएस 38 में प्यारे प्यारे बच्चों आप लोगों ने रिसर्च कॉस्ट पढ़ी है। तो रिसर्च कॉस्ट एक एक्सपेंस है ना हमारे आईएफआरएस के अंदर और आईएएस के अंदर, रिसर्च इज एन एक्सपेंस। हाँ, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक बात बोलूं, दुनिया में कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के स्टैंडर्ड में रिसर्च कॉस्ट एक एसेट है। यूनाइटेड स्टेट्स के स्टैंडर्ड में रिसर्च कॉस्ट इज एन एसेट। तो अब जरा सोचो, यूनाइटेड स्टेट्स के स्टैंडर्ड में जब रिसर्च कॉस्ट एक एसेट है, सोचें, और आज अगर यूनाइटेड स्टेट्स वाले आईएफआरएस अप्लाई कर लें और आईएफआरएस की दुनिया में रिसर्च कॉस्ट एक एक्सपेंस है, तो यूनाइटेड स्टेट्स वालों के कंपनीज ने जो अरबों रुपए के रिसर्च एसेट बुक किए होंगे वो एक सेकंड में एक्सपेंस आउट नहीं हो जाएंगे। तो जब इतना बड़ा एक्सपेंस पीएनएल में जाके गिरेगा तो उनके प्रॉफिट्स गिर जाएंगे, प्रॉफिट्स गिर जाएंगे तो ईपीएस गिर जाएगा। हाँ, और ईपीएस गिर जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों अल्टीमेटली शेयर प्राइस भी इफेक्टेड हो जाएगी, अल्टीमेटली शेयर प्राइस भी इफेक्टेड हो जाएगी और पूरी स्टॉक मार्केट हिल जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई भी मुल्क आईएफआरएस अप्लाई करता है तो एकदम शेक होती है उसकी इकोनॉमी। जैसे पास्ट में ऐसा हुआ था जब जापान ने आईएफआरएस अप्लाई किया था तो उनका 5% जीडीपी गिर गया था। जब जापान ने आईएफआरएस अप्लाई किया था तो उनका जीडीपी 5% गिर गया था। सही। तो ये सारे चैलेंजेस थे। फिर एक चैलेंज ये भी था, सुनिएगा, एक चैलेंज ये भी था कि आईएफआरएस बोर्ड इतना अच्छा नहीं बना होता, यानी स्टैंडर्ड्स की क्वालिटी वो नहीं थी, वो चेक एंड बैलेंस नहीं था। मैं एक वर्ड यूज करता हूं, आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कहीं पढ़ा होगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। चेक एंड बैलेंस के इश्यूज थे, अच्छे स्टैंडर्ड्स बन भी नहीं रहे थे और इनका बोर्ड का निजाम भी अच्छा नहीं था। लेकिन 2001 में आके बोर्ड का निजाम बदला, 2001 में आके बोर्ड का निजाम बदला। सही। और चेक एंड बैलेंस सही हुए कि इन ये इसके ऊपर होगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा। सही है, इतने ट्रस्टीज बैठेंगे, ये सब चीजें इंप्रूव हुई 2001 में। ये सब चीजें 2001 में इंप्रूव हुई। तो 2001 के बाद लाइन लग गई, 2001 के बाद कंट्रीज की लाइन लग गई। और स्पेशली इसमें जो सबसे बड़ा एक शॉट था वो यूरोप था। 2005 में 2005 में यूरोप ने आईएफआरएस अडॉप्ट कर लिया फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी अब यूरोप में जो भी कंसोलिडेशन होगी, पूरे यूरोप में जो भी कंसोलिडेशन होती है आफ्टर 2005 वो सब अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस हो रही है। वो अकॉर्डिंग टू क्या हो रही है? आईएफआरएस हो रही है। ठीक है। इसी तरह फिर अभी रिसेंटली पिछले साल 2017 में पूरे किंगडम में आईएफआरएस वगैरह अप्लाई हुए, ये सऊदीया वगैरह की साइड पे आईएफआरएस अप्लाई हुए, राइट। ओके। फिर इंडिया वाले भी ऑलमोस्ट मान गए हैं। इंडिया वालों का भी लास्ट ईयर कुछ बड़ी कंपनीज को तो उन्होंने कहा था जो सर्टेन रेवेन्यू जिनका ऊपर है वो आईएफआरएस अप्लाई करेंगी। यूनाइटेड स्टेट्स अभी तक टोपियां कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी तक अडॉप्ट नहीं किए। वो कितनी बार डेट दे चुका है, अभी फिर 2018 दी थी, उसको फिर डिले कर दी। तो यूनाइटेड स्टेट्स में भी आईएफआरएस अप्लाई नहीं हुई, लेकिन जब यूनाइटेड स्टेट्स में अगर आईएफआरएस अप्लाई हो गए तो फिर तो समझ लो पूरी दुनिया कवर हो जाएगी। एक बार यूएस में आईएफआरएस अप्लाई हो गए तो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया कवर हो जाएगी। ओके। अब एक और बात, बेटा 2001 से पहले जो स्टैंडर्ड लॉन्च हो चुके थे ना उनको बोलते हैं आईएएस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और जनाबे वाला 2001 के बाद, इस चेंज के बाद जो दुनिया में चेंज आया था पूरा आईएफआरएस के बोर्ड वगैरह में, उसके बाद जो नए स्टैंडर्ड लॉन्च हो रहे हैं वो आईएफआरएस के नाम से। ठीक है बेटा, 2001 से पहले 2001 से पहले जो स्टैंडर्ड लॉन्च हो चुके हैं हो चुके थे उसको आईएएस बोलते हैं, और उसके बाद जो नए स्टैंडर्ड लॉन्च हुए वो आईएफआरएस है। लेकिन स्टिल दुनिया में दोनों एप्लीकेबल है, दोनों। क्योंकि आप लोग सब ने भी कितने सारे आईएएस पढ़े, आईएएस 38, 37, 40, 41, याद है? ये सारे आईएएस के नाम से ही पढ़े और आईएफआरएस भी पढ़े। तो आईएएस बेशक पुराने स्टैंडर्ड्स हैं लेकिन स्टिल एप्लीकेबल है, स्टिल क्या है? एप्लीकेबल है। सही। ओके। अब मैं कुछ बॉडीज आपको बताता हूँ कि आईएफआरएस का बोर्ड किस तरह का बना हुआ है और किस तरह की उसमें मामला आते हैं। मैं कुछ एक शॉर्ट स्लाइड रिकैप देता हूँ, वैसे इतना अहम नहीं है वैसे वाकई, F7 में कभी कभार ये आ जाता है, देख लो एक नजर। अब ये F3 में भी आप सबने पढ़ा हुआ है।
सबसे पहली चीज है एक IFRS फाउंडेशन, स्क्रीन को देख लें। IFRS फाउंडेशन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फाउंडेशन। इट इज द सुपरवाइजरी बॉडी ऑफ द बोर्ड। ये सिर्फ सुपरवाइज करता है, सही, ये खुद स्टैंडर्ड बनाता नहीं है, ये सुपरवाइज करता है, IASB को देखता है, IASB इसको रिपोर्ट करता है और ये उसके ऊपर नजर रखता है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नेंस इशू, मैंने अभी ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, चेक एंड बैलेंस एंड इंश्योरिंग ईच बॉडी इज प्रॉपर्ली फंडेड, सबके फंड्स वगैरह को मैनेज करता है, ये सारे काम करता है। अब ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मेरे पास चीजें बहुत है नीचे जो काम की हैं, ठीक है, तो प्लीज मुझे पता है कि कौन सी चीज कितनी है, मैं इसलिए थोड़ा संभालूंगा। इसका एक मकसद तो ये है कि टू डेवलप अ सेट ऑफ ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ हाई क्वालिटी विच आर अंडरस्टैंडेबल एंड इन्फोर्सेबल, जो लोगों को समझ में भी आए और इजीली इन्फोर्स भी हो सकें। प्रमोट द यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स, bring about convergence of national and international accounting standard। अब मैं ये एक वर्ड पे बात करूंगा, एक वर्ड यहां आया है कन्वर्जेंस, ये वर्ड आया है, सुनो। बेटा हमारी डिक्शनरी में कन्वर्जेंस के मीनिंग कुछ भी है, तवज्जो, हमारी डिक्शनरी में कन्वर्जेंस के मीनिंग कुछ भी हैं, लेकिन यहां इधर इस वर्ड का मतलब है, लिख लो जहां भी बैठे हो, एलिमिनेटिंग डिफरेंस। इस कन्वर्जेंस का मतलब है एलिमिनेटिंग डिफरेंस। कन्वर्जेंस का यहां मीनिंग है एलिमिनेटिंग डिफरेंस। एलिमिनेटिंग डिफरेंस ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कन्वर्जेंस एक प्रोजेक्ट है जो हमारे IFRS का जो बोर्ड है IASB और यूनाइटेड स्टेट्स वालों का जो बोर्ड है उसको बोलते हैं FASB, ये नाम है उनका, FASB, FASB। बेटा ये यूएस वालों का बोर्ड है, यूएस वालों का बोर्ड है। यूनाइटेड स्टेट्स का जो अकाउंटिंग का बोर्ड है उसका नाम है FASB, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और हमारे बोर्ड का नाम क्या है IASB, IASB। ओके, तो एक है FASB और एक है IASB। ओके, तो उनके बीच में ये प्रोजेक्ट चल रहा है इंटरनेशनल कन्वर्जेंस का, कन्वर्जेंस, और कन्वर्जेंस का लफ्जी तर्जुमा है एलिमिनेटिंग डिफरेंस। कन्वर्जेंस का लफ्जी तर्जुमा है एलिमिनेटिंग डिफरेंस। तवज्जो मेरी तरफ, वीडियो में देखो, वीडियो में यहाँ देखो, इधर देखो, समझ लो। यूनाइटेड स्टेट्स के स्टैंडर्ड इस लेवल के और IFRS इस लेवल का है, यूनाइटेड स्टेट्स के स्टैंडर्ड इस लेवल के और IFRS इस लेवल का है, सही है। तो अब इतना बड़ा फर्क है ना, तो फर्क बहुत बड़ा है, इसीलिए यूएस वाले IFRS को अडॉप्ट नहीं कर रहे। तो अब देखो, इधर देखो मेरी तरफ वीडियो में, आहिस्ता आहिस्ता इस फर्क को खत्म किया जा रहा है। देखो आहिस्ता आहिस्ता इस फर्क को खत्म किया जा रहा है, ताकि जब फर्क बहुत कम रह जाए, जब फर्क बहुत कम रह जाए तो एकदम यूएस में भी अप्लाई हो जाए, एकदम यूएस में भी क्या हो जाए, अप्लाई हो जाए। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स वाले इतने बदमाश हैं, यूएस वाले इतने चालाक हैं कि वो खुद अपने आप को चेंज नहीं कर रहे, खुद तो अपनी जगह खड़े हैं, IFRS को बोल रहे हैं हमारे करीब आते जाओ, IFRS को चेंज करवा रहे हैं। तभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा कि IFRS 15 आया, IFRS 16 आया, IFRS 13 आया। तो ये जो स्टैंडर्ड्स है ना, IFRS 16 वगैरह, ये सब, ये तमाम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये तमाम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स वाले स्टैंडर्ड के करीब करीब हैं। ये तमाम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स वाले स्टैंडर्ड के करीब करीब हैं और इसी कन्वर्जेंस के प्रोजेक्ट की वजह से आ रहे हैं। सही है, नए जो स्टैंडर्ड आ रहे हैं ना, वो अब यूएस के करीब करीब हैं, ताकि यूएस हमें अपना ले, ताकि यूएस IFRS को अपना ले। सही है, याद रखना इस बात को, इस प्रोजेक्ट को। अब दूसरा एक बोर्ड है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB। IASB, यस, इसका प्रॉपर काम है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पैदा करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना इनका काम है। The board is solely responsible for issuing international financial reporting standards. The intention of the board are to develop a single set of understandable, enforceable, high quality worldwide accounting standards. However, the board cannot enforce compliance with IFRS standard, therefore it needs the cooperation of national standard। हाँ बेटा, IASB एक स्टैंडर्ड लॉन्च कर देगा, अब दुनिया उसको अडॉप्ट करे वो दुनिया के लोकल लोगों का मसला है।
पाकिस्तान, जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी कि पाकिस्तान ने आईएफआरएस 9 को अडॉप्ट नहीं किया हुआ, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर में और इंश्योरेंस सेक्टर में आईएफआरएस 9 अप्लाई नहीं होता, सही, क्योंकि पाकिस्तान में लोकल कुछ इश्यूज हैं, लोकली हमारे यहाँ वो उसकी अकाउंटिंग एक्सेप्टेबल नहीं है, वरना हमारी बुक्स में बहुत मसले हो जाएंगे। तो इसीलिए ये इनका काम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉन्च करना, बाकी दुनिया अडॉप्ट करे वो उनका अपना मसला है, सही है। अच्छा, ये जो एक वर्ड आता है ना नेशनल, ये वर्ड आ रहा है देखो, नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स, एक वर्ड आ रहा है नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स, एक वर्ड आ रहा है नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स। इसका मतलब हर मुल्क की लोकल बॉडीज, जैसे अपने यहाँ पाकिस्तान में लोकल बॉडी है आई कैप, सही, यूके की बॉडीज हैं एसीसीए है, आईसीडब्ल्यू, ये बॉडीज हैं, सही है। इसी तरह सीपीए कहीं है, कहीं सीजीए, ये सारी अकाउंटिंग बॉडीज हैं जो ये पूरा डिसीजन लेती हैं कि कितना कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई करवाना है, कौन सा नहीं करवाना, ठीक है। नाउ एक और बहुत मजेदार चीज आ गई, इफ्रिक, इफ्रिक क्या है ये? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। जरा सुनो, आराम से बात समझा दूंगा, मेरी बात सुनो बेटा। कुछ दुनिया में आईएएस और आईएफआरएस ऐसे हैं कि जिनकी एक लाइन के दो दो तीन मीनिंग्स हैं, यानी उसके आईएएस की कुछ लाइंस ऐसी हैं जिनकी एक लाइन के दो तीन मीनिंग्स निकल सकते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड बोर्ड हमें बेलगाम छोड़ देता कि आपकी मर्जी, आपको जो मीनिंग अपनाना है अपना लो, तो दुनिया में फिरका वारियत शुरू हो जाती, फिरका वारियत शुरू हो जाती। हर हर इदारा अपनी मीनिंग का मीनिंग निकाल लेता, हर अकाउंटेंट अपनी मीनिंग का, अपने मतलब का मीनिंग निकालता और अपने मतलब की अकाउंटिंग कर लेता। तो फिरका वारियत स्टार्ट हो जाती, फिरका वारियत स्टार्ट हो जाती। तो स्टैंडर्ड बोर्ड इतना चालाक है, उसने क्या करा, हर वो हर वो हर वो स्टैंडर्ड की लाइंस जिनके डुअल मीनिंग्स हैं या तीन मीनिंग्स हैं, तो उनकी इंटरप्रिटेशन भी इन्होंने लॉन्च कर दी। और इन्होंने क्या बोला, आप देखो आवाज सुनना, इन्होंने बोला स्टैंडर्ड भी हमारा चलेगा और इंटरप्रिटेशन भी हमारी चलेगी, स्टैंडर्ड भी हमारा चलेगा और इंटरप्रिटेशन भी हमारी चलेगी, स्टैंडर्ड भी हमारा और इंटरप्रिटेशन भी हमारा। तो इंटरप्रिटेशन कमेटी का पहला काम क्या है, आंखें खोलो, सबसे पहला काम क्या है, फिरका वारियत खत्म करना। वो लाइंस जिनके डुअल मीनिंग्स हैं, वो लाइंस जिनके डुअल मीनिंग्स हैं, उनके सही मीनिंग्स बताना, एक। और दूसरा काम, एक छोटा सा काम और भी है बेटा, कई बार स्टैंडर्ड लॉन्च होता है, कई बार स्टैंडर्ड लॉन्च होता है, कई बार स्टैंडर्ड लॉन्च होता है, तवज्जो, और उस स्टैंडर्ड में कुछ खामी रह जाती है, क्योंकि स्टैंडर्ड इज नॉट वही, स्टैंडर्ड वही नहीं है, सिर्फ कामिल इल्म दुनिया में एक वही है जो अल्लाह ताला की तरफ से है, वो वही कामिल है। तो स्टैंडर्ड कोई वही नहीं है, वही नहीं है। तो स्टैंडर्ड जो है ना बेटा, वो इंसानों को बनाई हुई चीज है, तो इंसान खता का पुतला है। तो कई बार स्टैंडर्ड्स के अंदर खामियां रह जाती हैं। तो अगर वो खामी छोटी मोटी खामी होती है ना, तो रातों रात इंटरप्रिटेशन लॉन्च होती है, रातों रात हफ्ते के अंदर इंटरप्रिटेशन लॉन्च होती है और उस खामी को रिप्लेस कर दिया जाता है, सिर्फ उस खामी को रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन हाँ, अगर कभी पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही गलत है, पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ही खामी है, तो फिर स्टैंडर्ड रिवाइज होता है। जैसे IS 17, ओल्ड IS 17 का नाम था ना लीजिंग, तो लीजिंग के स्टैंडर्ड में बहुत सारे फ्लोज थे, तो कई साल तनकीद हुई और फिर नया स्टैंडर्ड लॉन्च हुआ, वो बड़ा बड़ा मसला था, ठीक है। लेकिन अगर कोई छोटा मोटा मसला हो, अगर स्टैंडर्ड के अंदर कोई छोटा मोटा मसला हो, तो रातों रात इंटरप्रिटेशन लॉन्च होती है और वो उसको सही कर देती है, ठीक है। तो अब आंखें और कान खोल लो, मैं आपको इंटरप्रिटेशन कमेटी के दो मकसद बताता हूँ। रातों रात सुनो भाई, इंटरप्रिटेशन कमेटी के दो मकसद हैं। नंबर वन, फिरका वारियत खत्म करना, कि जहां डुअल मीनिंग्स हैं चीजों के, तो वहां सही मीनिंग बताना। और नंबर टू, अगर स्टैंडर्ड में कोई खामी रह गई है छोटी मोटी, तो उस खामी को फौरन से दूर करके इंटरप्रिटेशन लॉन्च कर देना, सही है। ये दोनों चीजें यहाँ लिखी हुई है, ये देखो, ये दोनों चीजें यहाँ लिखी है, पढ़ लो। ये पॉइंट 1 और 2 पढ़ो, ये दोनों पॉइंट्स पढ़ लो बेटा।
अब एक और चीज है आईएफआरएस एडवाइजरी काउंसिल। आईएफआरएस एडवाइजरी काउंसिल तवज्जो से सुनना, आराम से यूं समझ जाओगे यार। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो आई है, आई वो इंटरनेशनल है, पूरी दुनिया के लिए है ना। तो बेटा जब स्टैंडर्ड अप्लाई होता है ना, तो जब स्टैंडर्ड बनता है तो उसमें पूरी दुनिया के मसले आने चाहिए, पूरी दुनिया का फीडबैक आना चाहिए, एशिया का फीडबैक भी आना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया की साइड का फीडबैक भी आना चाहिए, यूरोप की साइड का फीडबैक भी आना चाहिए। हाँ, पूरी दुनिया का फीडबैक आना चाहिए ना ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। हाँ, तो बेटा एक काउंसिल इन्होंने बनाई है, एडवाइजरी काउंसिल। समझ लो एडवाइजरी काउंसिल वो लड़के हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। आईएफआरएस बोर्ड के वो लड़के हैं जो पूरी दुनिया में स्प्रेड हुए हैं, जो पूरी दुनिया में स्प्रेड हुए हैं, और वो दुनिया भर की बॉडीज से इन टच है। जैसे आई कैप से इन टच है, आईसीडब्ल्यू वालों से इन टच है, एसीसी से इन टच है, और बिग फोर जो 4 बड़ी ऑडिट फर्म्स है उनसे इन टच है, और उनसे फीडबैक लेते रहते हैं। और ये फीडबैक पहुंचाते हैं आईएएस बोर्ड को कि सर यहाँ मसला है, अब दुनिया में ये प्रॉब्लम है, इस स्टैंडर्ड की बुराई आ रही है, इस स्टैंडर्ड को प्रैक्टिकली अप्लाई करने में ये मसला हो रहा है। सही है, तो ये बोर्ड को एडवाइस करते हैं। पढ़ लो, ये इसके मकासद आपके सामने, ये देखो। जब नया स्टैंडर्ड बन रहा होता है, मैं बताऊंगा, जब नया स्टैंडर्ड बन रहा होता है तो उसमें भी ये दुनिया भर का फीडबैक लाते हैं। नया स्टैंडर्ड या नई इंटरप्रिटेशन बनाने में भी इनका बहुत हाथ होता है, क्योंकि असल फीडबैक इन्हीं को मिलता है। बेटा पूरी दुनिया में ये लोग फैले हुए हैं, तो पूरी दुनिया की बॉडीज से, पूरी दुनिया की बिग ऑडिट फर्म से फीडबैक लेकर आईएएस बोर्ड तक पहुंचाना, पूरी दुनिया की बॉडीज से फीडबैक लेकर आईएएस बोर्ड तक पहुंचाना, ये इन्हीं का काम है। सही, राइट। तो ये इनके इनके मकासद भी आपके सामने, मैं लुबे लुबाब बता रहा हूं आपको सारा। अब इसके बाद द प्रोसीजर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन आईएफआरएस स्टैंडर्ड इज एज फॉलोज। बेटा एक आईएफआरएस दुनिया में पैदा कैसे होता है, एक आईएफआरएस दुनिया में पैदा कैसा होता है, पैदा कैसे होता है एक आईएफआरएस दुनिया में। सही है, सबसे पहले एडवाइजरी काउंसिल के लड़के दुनिया में फैले हुए होते हैं, वो फीडबैक लेकर आते हैं और आईएएस बोर्ड को बोलते हैं कि भाई ये वाले स्टैंडर्ड में मसला है। तो आईएएस बोर्ड एक कमेटी बना देता है उसके लिए, जो उस पर काम शुरू करती है। सही, अब पढ़ें। द बोर्ड आइडेंटिफाइज द सब्जेक्ट एंड अपॉइंट्स एन एडवाइजरी कमेटी टू एडवाइस ऑन द इश्यूज। उसकी कमेटी बन जाती है जो उस पर पूरा काम शुरू करती है नया स्टैंडर्ड बनाने के लिए। सही, फिर उसके बाद वो कमेटी एक डिस्कशन पेपर लॉन्च करती है, डिस्कशन पेपर लॉन्च करती है दुनिया के सामने कि भाई ये हम चीज चाह रहे हैं, हम कुछ चेंज चाह रहे हैं। तो जब दुनिया के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के सामने वो आता है, बड़े बड़े ऑडिटर्स के सामने वो आता है, डायरेक्टर्स के सामने वो आता है, तो वो अपना कमेंट करते हैं कि नहीं यार इसमें ये होना चाहिए, ये चीज आप गलत कर रहे हैं, इसका ये मसला होगा। पढ़े लिखे लोगों की बहस है, हम जैसे लोग नहीं, हम तो आम आदमी, पढ़े लिखे लोग इस पे बहस करते हैं बहुत। ठीक है, अब जब बोर्ड को ये फीडबैक मिल जाता है, जब बोर्ड को ये कमेंट्स वाला फीडबैक मिल जाता है, फिर क्या करता है। अब ये बड़ा प्रोसीजर है, अब जरा सुनो। द बोर्ड पब्लिशेस एक्सपोजर ड्राफ्ट, एक्सपोजर ड्राफ्ट। अब ये खाका बना देते हैं। एक्सपोजर ड्राफ्ट का मतलब समझ लो 80-80% स्टैंडर्ड बना के दुनिया के सामने लॉन्च फेंक देते हैं कि ये स्टैंडर्ड होगा, कि जो नया स्टैंडर्ड होगा ना वो इस तरह नजर आ रहा होगा। एक्सपोजर ड्राफ्ट, एक खाका बना के दुनिया के सामने फेंक देते हैं फॉर पब्लिक कमेंट। बोलते हैं कमेंट करो, अब बताओ ये इसमें क्या मसले हैं। बीइंग अ ड्राफ्ट वर्जन ऑफ द इंटेंट, देखा, बीइंग अ ड्राफ्ट वर्जन, एक ड्राफ्ट वर्जन होता है वो स्टैंडर्ड का, और वो स्टैंडर्ड के बहुत करीब करीब होता है। अब फिर ये दुनिया के सामने आता है, दुनिया इस पे कमेंट करती है, अपना फीडबैक भेजती है आईएफआरएस बोर्ड को। सही है, देन अब जब वो फीडबैक मिलता है एक्सपोजर ड्राफ्ट पे, अब फाइनल स्टेज है। फॉलोइंग द कंसिडरेशन ऑफ कमेंट्स रिसीव्ड ऑन ड्राफ्ट, the board publishes the final text of the IFRS standard. The publication of an IFRS standard exposure draft or IFRIC interpretation। देखो सुनो, चाहे स्टैंडर्ड लॉन्च करना हो, कान खोलो, कान खोलो, स्टैंडर्ड फाइनली लॉन्च करना हो, या एक्सपोजर ड्राफ्ट लॉन्च करना हो, या इफ्रिक जो इंटरप्रिटेशन थी। फिर देखो, चाहे स्टैंडर्ड लॉन्च करना हो, एक्सपोजर ड्राफ्ट लॉन्च करना हो, या इफ्रिक मींस इंटरप्रिटेशन लॉन्च करनी है, उसके लिए कितने वोट चाहिए होते हैं? ऑफ एटलीस्ट 8 ऑफ द 15 बोर्ड मेंबर्स। भाई 15 मेंबर्स में से 8 लोगों का वोट चाहिए होता है उसके हक में, तब जाके वो काम होता है।
15 मेंबर्स में से 8 लोगों का वोट चाहिए होता है, तब जाके वो चीज आगे पास होती है, वरना नहीं होगी, वो चीज रुक जाएगी, वरना वो चीज रुक जाएगी, वरना वो चीज रुक जाएगी। ओके, वरना वो चीज आगे नहीं बढ़ पाएगी। प्लीज एक सेकंड में खामोश हूं, एक फीडबैक दें। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? प्लीज व्हाट्सएप पे फीडबैक दें। चलें, जवाब दो बेटा, रिप्लाई करो। ओके ओके होते, ठीक है। अब बात सुनिए, अब मैं यहां से कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे बात कर रहा हूं जो स्टैंडर्ड्स वालों ने बनाया हुआ है, समझ लो। अब एक बड़ी चीज शुरू हो रही है। ये मैंने एक रुख बताया इन बॉडीज का, अब दूसरे रुख की तरफ आ रहा हूं। ये देखें, व्हाई हैव अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। आप यूं सोचें कि जो पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग है ना, वो दो हैं। अगर मैं शॉर्टकट में समझाऊं ना, तो पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग दो हैं। एक है ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, और दूसरे हैं आईएफआरएस। ये देखो, मैं पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह आप बात समझें। पूरी अकाउंटिंग की दुनिया की जो बिल्डिंग है, अकाउंटिंग की वर्ल्ड जो पूरी बिल्डिंग खड़ी है, वो दो पिलर्स पे खड़ी है। एक है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे और एक आईएफआरएस पे। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है ना, वो समझ लो जनरल गाइडलाइंस है। वो क्या है? जनरल गाइडलाइंस है। जबकि आईएफआरएस जो है वो स्पेसिफिक है। ठीक है, मैं फिर बोलूं, पूरी अकाउंटिंग की दुनिया की बिल्डिंग दो पिलर्स पे खड़ी है। एक है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क विच आर जनरल गाइडलाइंस, दूसरा है आईएफआरएस जो कि स्पेसिफिक है। मैं समझाता हूं। आईएफआरएस जो है वो स्पेसिफिक इश्यूज में डील करता है, जैसे आईएस 38 प्योर इंटेंजिबल्स में डील करेगा, आईएस 37 प्योर प्रोविजन में डील करेगा, आईएस 16 पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डील करेगा, आईएस 30 आईएस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डील करेगा। इसका मतलब आईएफआरएस जो है ना, वो स्पेसिफिक चीजों में डील करता है, जबकि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ओवरऑल जनरल गाइडलाइंस है। वो प्रिंसिपल्स हैं, उसूल हैं, जिसके तहत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते हैं, जिसके तहत अकाउंटिंग, जैसे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म कॉन्सेप्ट है, हाँ, मैचिंग प्रिंसिपल है, या आपका गोइंग कंसर्न अजम्पशन है, ये सब चीजें हमें कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ने दिया है, ये फ्रेमवर्क ने हमें दिया है। सही? तो फ्रेमवर्क के जरिए आप स्टैंडर्ड बोर्ड वगैरह जब स्टैंडर्ड बना रहे होते हो, तो इसकी हेल्प ले रहे होते हैं, इसकी बाउंड्रीज में रहते हुए काम कर रहे होते हैं। सही? एक और मिसाल से समझाता हूँ। बेटा, आप लोगों ने बचपन में सबने पाकिस्तान स्टडीज पढ़ा है, मेजोरिटी ने, सब पाकिस्तानी बच्चे ही हैं यहाँ। तो पाकिस्तान स्टडीज में आप लोग एक चीज पढ़ते थे ना, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोग पाकिस्तान स्टडीज में एक चीज पढ़ते थे, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन याद है? तो वो क्या थी? वो जनरल गाइडलाइंस थी कि मुल्क में जो भी कानून बनेगा, वो याद है उसमें लिखा होता था इस्लामिक सुन्ना, कुरान और सुन्ना के हिसाब से बनेगा। याद है हम लोग रट्टा लगाते थे इसका बचपन में? हाँ। तो वो क्या थी? वो जनरल गाइडलाइंस थी। लेकिन अब स्पेसिफिक क्या चीज होती है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वो स्पेसिफिक लॉ है। हाँ। वुमेन्स राइट्स एक्ट स्पेसिफिक लॉ है। चाइल्ड लेबर एक्ट, ये स्पेसिफिक लॉ है। तो यहां भी देखें, इसी तरह दो पिलर्स हैं, एक है जनरल गाइडलाइंस और दूसरे आईएफआरएस क्या है? स्पेसिफिक। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है? जनरल गाइडलाइंस। जबकि आईएफआरएस क्या है? स्पेसिफिक। आईएफआरएस इज स्पेसिफिक। प्लीज, अब there are variety of arguments for having a conceptual framework। फ्रेमवर्क की क्या जरूरत है? ये देखो, ये जरूरत बता रहे हैं आपको कुछ बातें। नंबर 1, पहली, it enables accounting standards and generally accepted accounting practices to be developed in accordance with agreed principles। बेटा, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनते हैं ना, वो इन प्रिंसिपल्स को सामने रख के बनते हैं। यानी ये एक ऐसा निजाम इन्होंने, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ने एक ऐसा निजाम, एक ऐसी गाइडेंस दे दी है कि इन प्रिंसिपल्स को सामने रख के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते हैं। इन प्रिंसिपल्स को सामने रख के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते हैं। ओके, राइट? अगर ये ना होते तो फिर तो हम स्टैंडर्ड कैसे बनाते? बल्कि चलो मैं एक मिसाल देता हूं। आप लोगों को याद होगा मेरे प्यारे बच्चों, कि आप लोग कितनी बार आईएस आईएफआरएस पढ़ाते वक्त मैं यूं उंगलियां हिलाता था ना, मैचिंग प्रिंसिपल।
तो मैं कितने स्टैंडर्ड जैसे आप लोगों को पढ़ाएं, कितने स्टैंडर्ड्स प्यारे बच्चों आप लोगों को पैसे पढ़ाएं जिसमें मैं मैचिंग प्रिंसिपल और इन सबकी एग्जांपल्स देता था। तो मैचिंग प्रिंसिपल इस फ्रेमवर्क नहीं तो दिया है मैं। हाँ, तो इसका मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी जो बनते हैं वो इस निजाम के तहत बनते हैं। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, ये बात अब कुछ लोगों को पता होगी, अल्लाह करे आप लोगों को याद हो। As transaction became more complex and businesses become more sophisticated, it helps preparers and auditors of financial to deal with transactions which are not the subject of an accounting standard. Very good. बेटा एक स्टैंडर्ड है जो F7 में पढ़ाया जाता है, SBR में भी कभी कभार आ सकता है, SBR में भी आ सकता है, IS8, IAS8, आंखें और कान खोलो बच्चों को, बचपन का स्टैंडर्ड IAS8, changes in accounting policies, changes in accounting estimate and prior period errors, changes in accounting policies, changes in accounting estimate and prior period errors, याद है? भूल गए? तो उसमें आप लोगों को ये पढ़ाया जाता था कि उसी IAS के अंदर ये पढ़ाया जाता है। मैं तो हमेशा पढ़ाता हूँ, जब जब जिस ग्रुप को भी पढ़ाया ये हमेशा बताया है मैंने। और वो क्या बात बताऊं कि अगर एक ऐसा इदारा है जिसमें IAS IFRS अप्लाई हो रहे हैं, एक ऐसा इदारा है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें IAS और IFRS अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और आज उस इदारे में एक नई ट्रांजेक्शन आई, न्यू ट्रांजेक्शन आई जो आज से पहले नहीं आई थी। तो अब उस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? मेरी तरफ कान लगाओ, कान लगाओ। सबसे पहले IFRS की बुक खोलना और अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह करे IFRS की बुक के अंदर उसका ट्रीटमेंट लिखा हो। अगर IFRS की बुक के अंदर उसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, पहले अप्लाई कर दो, आंख बंद करके IFRS अप्लाई कर दो, आंख बंद करके IFRS अप्लाई कर दो, आंख बंद करके IFRS अप्लाई कर दो। सही है। सेकंड बात, लेकिन बेटा मैंने आपको कितनी बार ऊपर भी बोला कि IFRS का जो आई है वो इंटरनेशनल है, IFRS का जो आई है वो इंटरनेशनल है। तो वो पूरी दुनिया की हर ट्रांजैक्शन कवर नहीं कर सकता यार। पूरी दुनिया कितनी बड़ी है, पूरी दुनिया कितनी बड़ी है, वो पूरी दुनिया की हर ट्रांजैक्शन कवर नहीं कर सकता। तो इसका मतलब बेटा अगर कभी ऐसा हो जाए, सुने, क्या आप लोगों ने आपकी कंपनी में ऐसी कोई नई ट्रांजैक्शन आई जो IFRS की बुक में मौजूद ही नहीं है, जिसका मसला IFRS की बुक में मौजूद नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? दो स्टेप सुन लो। फिर आप देखोगे अगर उसके जैसा कोई सिमिलर ट्रांजैक्शन है, उसके जैसी कोई सिमिलर ट्रांजैक्शन है और उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मौजूद है तो वो अप्लाई कर लो। और अगर सिमिलर ट्रांजैक्शन भी नहीं है तो फिर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, फिर फ्रेमवर्क की गाइडेंस से काम कर लो। तो ये फ्रेमवर्क एक ऑल्टरनेट होता है स्टैंडर्ड का, कि जहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई ना हो पा रहा हो, अगर किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है तो फ्रेमवर्क की हेल्प लें, फ्रेमवर्क से रिज्यू करें जनाब। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, ये वही वाली बात है, अकाउंट आर थॉट टू बी हार्डर टू सर्कमवेंट, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर हर चीज को कवर कराना बहुत मुश्किल है। तो फ्रेमवर्क की भी जरूरत है, फ्रेमवर्क की भी जरूरत है, यानी जहां स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं हो रहा है वहां ये अप्लाई हो जाएगा। A conceptual framework strengthens the credibility of financial reporting and the accounting profession. Very good बेटा, इसका मतलब ये है इस फ्रेमवर्क की वजह से दुनिया का ट्रस्ट दुनिया का ट्रस्ट IFRS पे रहेगा, कि IFRS ऐसे ही आंख बंद करके नहीं बना लिए जाते, बल्कि इसके पीछे कोई निजाम मौजूद है। IFRS ऐसे आंख बंद करके नहीं, इसके पीछे कोई गाइडेंस है, उन गाइडेंस से बनता है। वरना तो लोग अपनी इन्फ्लुएंस कर देंगे, वरना तो लोग अपनी इन्फ्लुएंस के जरिए IFRS बना लेंगे अपने मतलब की चीजों से। ऐसा नहीं हो सकता। इस निजाम के थ्रू इस निजाम के थ्रू IFRS बनेगा, इस निजाम के थ्रू IFRS बनेगा। सही। अच्छा एक बात मैं यहाँ पहले क्लियर कर दूं, ये पता होनी चाहिए, बच्चों को नहीं भी पता होती, बड़े इस पे मार्क्स कटते हैं और नाराजगियां भी होती हैं। प्लीज सुन लीजिए। ये मैंने जब मैं F7 में IS20 पढ़ाता हूँ, IS20 गवर्नमेंट ग्रांट, IS20 गवर्नमेंट ग्रांट में उसमें हमेशा पढ़ाता हूँ। IS20 गवर्नमेंट ग्रांट मैंने लाइफ में जब जब पढ़ा है तो मैं उसमें नॉर्मली ये बात बताता हूँ। मेरी तरफ देखो, कान लगाओ, इधर लगाओ कान। अगर कभी
कोई लाइन है आईएफआरएस की, आईएफआरएस की एक लाइन है, अगर वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से क्लैश कर गई, आईएफआरएस की एक लाइन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से क्लैश कर गई, तो आईएफआरएस विल प्रिवेल, याद रखना, क्योंकि आईएफआरएस उस मसले का स्पेसिफिक हल है, आईएफआरएस उस इशू का स्पेसिफिक हल है, स्पेसिफिक हल है। फिर सुनो मेरी बात, अगर कान लगाओ, अगर कभी आईएफआरएस की कोई लाइन फ्रेमवर्क की किसी लाइन से क्लैश कर गई, तो आईएफआरएस विल प्रिवेल, याद रखना, लिख लेना इसको, कहीं लिख लो, आईएफआरएस विल प्रिवेल। और इसकी मिसाल आईएएस 20 के अंदर मौजूद है, आईएएस 20 के अंदर मौजूद है, अभी मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा। आईएएस 20 में आपको पता है डेफर्ड इनकम को हम लोग लायबिलिटी लिखते हैं, आईएएस 20 में हम लोग डेफर्ड इनकम, गवर्नमेंट ग्रांट जब रिसीव होती है तो डेफर्ड इनकम को हम एक लायबिलिटी ट्रीट करते हैं, जबकि हकीकत में वो लायबिलिटी की जो ऑफिशियल डेफिनेशन है उसको मीट नहीं करती, वो लायबिलिटी की ऑफिशियल डेफिनेशन मीट नहीं करती, फिर भी हम उसको लायबिलिटी बुक करते हैं, बिकॉज ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल, बिकॉज ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल। सही है, तो ये क्लैश है जो बच्चों को पढ़ाया जाता है जब आईएएस 20 साथ पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो मैं फिर बोल रहा हूं, जहां भी बैठे हो सुन लो और लिख लो कि आईएफआरएस की अगर किसी लाइन का, और अगर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की लाइन में क्लैश आया, तो आईएफआरएस विल प्रिवेल, क्योंकि आईएफआरएस उस मसले का अब राइट नाउ डायरेक्ट हल है, बस। अब उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अब यहां से फ्रेमवर्क शुरू हो गया ऑब्जेक्टिव, ये अब जनरल बातें हैं लेकिन कुछ बातें बड़ी स्पेसिफिक भी होंगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आंख बंद, अगर मेरी आंखों पे पट्टी बांध दो ना तो कोई भी बच्चा भी बता देगा ऑब्जेक्टिव। यूजर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, लिख लो, कान में डाल लो, यूजर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्राइमरी यूजर्स कौन होते हैं, प्राइमरी यूजर्स बताओ कौन होते हैं, इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसा लगाया, इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स और लेंडर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्राइमरी यूजर्स कौन होते हैं, याद रखना इस बात को, प्राइमरी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन होते हैं, इन्वेस्टर्स, लेंडर्स और क्रेडिटर्स, जिन्होंने अपना पैसा फंसाया हुआ है कंपनी में, सही है। तो भाई अब सीधी बात है, देखो यहाँ लिखा हुआ होगा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द रिपोर्टिंग एंटिटी दैट इज यूजफुल टू एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, लेंडर्स एंड अदर क्रेडिटर्स इन मेकिंग डिसीजन अबाउट प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू द एंटिटी। सही है, ये याद रखना, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की ऑब्जेक्टिव है कि आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो टू यूजर्स। अब जरा टाइम कंज्यूमिंग चीज आई है, अच्छी चीजें सीखोगे इसमें भी। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक सुनो, are the attributes that make information provided in the financial statement useful to other, यानी वो इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना वो ज्यादा यूजफुल हो जाती है इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। इसमें दो फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये दो, रेलेवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, ये फंडामेंटल है, और ये इनहेंसिंग है, यानी इनहेंस करने का मतलब इसकी वजह से इंफॉर्मेशन की क्वालिटी और बढ़ जाती है, इनकी वजह से इंफॉर्मेशन की क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है, क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है, इसकी वजह से इंफॉर्मेशन की क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है, क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है, सही है। आइए मैं इनको समझाता भी हूँ, इन पे मिसालें भी देता हूँ, कुछ एडिशनल बातें भी बताता हूँ जो आप लोग इंशाल्लाह आप लोगों के लिए यूजफुल होंगी। सुने, ये दो प्राइमरी हैं, कौन कौन से दो प्राइमरी हैं, फंडामेंटल दो हैं, रेलेवेंस एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन फंडामेंटल है, उसके चार अलावा जो चार हैं वो कौन से हैं, वो चार इनहेंसिंग है जो सिर्फ बढ़ाते हैं, ठीक है, राइट। अब आ जाओ रेलेवेंस पे बात शुरू करते हैं। बेटा आप जनाबे वाला, आप लोगों ने अपनी जिंदगी में एक चैप्टर पढ़ा है रेलेवेंट कॉस्टिंग, आप लोगों ने सबने कॉस्टिंग पढ़ी है, F5 में गालिबन रेलेवेंट कॉस्टिंग पढ़ा है ना। तो आप लोगों को टीचर्स इस तरह पढ़ाते थे कि रेलेवेंट कॉस्ट हर उस कॉस्ट को कहते हैं जो यूजर के डिसीजन पे इफेक्ट करे,
रेलेवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसकी वजह से यूजर का डिसीजन चेंज हो जाए। रेलेवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसकी वजह से यूजर का डिसीजन चेंज हो जाए, जिसकी वजह से यूजर के डिसीजन पे इफेक्ट पड़े। ओके, तो यहां भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन है, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन है कि अगर वो यूजर के सामने पेश की तो उसका डिसीजन हो जाएगा एक्स, और अगर वो यूजर से छुपा ली तो उसका डिसीजन हो जाएगा वाई, यानी वो यूजर के डिसीजन को चेंज कर देगी, वो यूजर के डिसीजन को चेंज कर देगी, वो यूजर के डिसीजन को चेंज कर देगी। हाँ, वो यूजर के डिसीजन को चेंज कर देगी। हर वो इन्फॉर्मेशन जो यूजर के डिसीजन को चेंज कर दे वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। सही। तो बच्चे ने कहा हमें कुछ याद आ रहा है, बच्चे ने कहा हम थोड़ा छोटे बचपन में जाए, हम ओ लेवल्स ए लेवल्स में जाए, F3 में जाए, हमें कुछ याद आ रहा है। क्या आपने ही हमें, कुछ लोगों को तो मैंने F3 भी पढ़ा है, आपने ही हमें ये F3 पढ़ाते हुए बोला था कि मटीरियल इन्फॉर्मेशन भी यही होती है। मटीरियलिटी पढ़ी है, F8 में ही पढ़ी होगी। मटीरियल इन्फो भी यही होती है। मटीरियल इन्फो क्या होती है कि अगर वो यूजर के सामने पेश किया जाए तो उसका डिसीजन हो जाएगा एक्स, और वो मटीरियल इन्फॉर्मेशन यूजर से छुपा ली जाए तो उसका डिसीजन हो जाएगा वाई। तो मटीरियल इन्फॉर्मेशन भी वो इन्फॉर्मेशन होती है जो यूजर के डिसीजन को चेंज करते हैं। सर आपने ही शायद हमें पढ़ाया था या किसी और ने ही पढ़ाया हो। तो हाँ, कान खोलो फिर कान लगाओ। हर वो इंफॉर्मेशन जो मटेरियल है वो रेलेवेंट भी है। हर वो इंफॉर्मेशन जो मटेरियल है वो रेलेवेंट भी है, वो रेलेवेंट भी है। हर वो इंफॉर्मेशन जो मटेरियल है वो रेलेवेंट भी है। राइट। अब एक दो बातें और बताता हूं। जागे 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 प्लीज, थोड़ा सा दिल लगाएं यार प्लीज। थैंक यू यार। चीजों को, तवज्जो, चीजों को रिपोर्ट करो या छुपा लो, इससे भी रेलेवेंस हिट होती है। तवज्जो, तवज्जो, चीजों को रिपोर्ट करो या छुपा लो, इससे भी रेलेवेंट हिट होती है। और दूसरा डायलॉग सुनो, अल्लाह करे समझ जाओ। और चीजों को किस स्टाइल से रिपोर्ट करना है, इससे भी रेलेवेंस हिट होती है। स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन से भी रेलेवेंस हिट होती है। दोबारा वापस आ रहा हूं, पकड़ो मुझे, कैच करो, कैच मी प्लीज। चीजों को रिपोर्ट करना है या छुपा लेना है, इससे भी रेलेवेंस का ताल्लुक है। और चीजों को किस स्टाइल में रिपोर्ट करना है, इसका भी रेलेवेंस से ताल्लुक है। मिसाल दूं, मिसाल दूं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अगर मैं आपके सामने एक बैलेंस शीट ऐसी बना के दूं जिसमें एसेट लिख दूं 1 लाख, कैपिटल लिख दूं 70,000 और लायबिलिटी लिख दूं 30,000, बैलेंस तो हो गई ना। एसेट टोटल लिख दूं एक साथ टोटल एसेट ₹1,00,000 के, कैपिटल 70,000, लायबिलिटी 30,000। आप बैलेंस शीट को यूं मोड़ के मेरे मुंह में बोलो भागो यहां से। आप शेयर होल्डर बोलेगा दफा हो यहां से, ये क्या हरकत है। शेयर होल्डर बोलेगा आई वांट ब्रेकअप, मुझे नॉन करंट एसेट अलग चाहिए, करंट अलग चाहिए, नॉन करंट अलग चाहिए, करंट अलग चाहिए, इससे मेरी रेलेवेंस बढ़ती है, मैं देखना चाहता हूं, मैं लिक्विडिटी चेक करना चाहता हूं। और सुनो, चलो मैंने नॉन करंट और करंट अलग कर दिए, फिर दोबारा मेरे मुंह पे मार देगा। शेयर होल्डर बोलेगा नॉन करंट में भी क्लासेस हैं, नॉन करंट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को अलग करो, इनटेंजिबल्स को अलग करो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को अलग करो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अलग करो। हाँ, नहीं समझे। इसी तरह करंट एसेट में इन्वेंट्री को अलग करो, रिसीवेबल्स को अलग दिखाओ, प्री पेमेंट को अलग दिखाओ, कैश को अलग दिखाओ। तो ये जो हम प्रेजेंटेशन करते हैं, ये प्रेजेंटेशन शेयर होल्डर के लिए रेलेवेंट होती है बेटा। ये प्रेजेंटेशन शेयर होल्डर के लिए क्या होती है, रेलेवेंट होती है। हाँ, तो चीजों को रिपोर्ट करने और ना करने का भी रेलेवेंस से ताल्लुक है, और चीजों को किस स्टाइल से रिपोर्ट करना है, इसका भी रेलेवेंस से ताल्लुक है। नहीं समझे। एक और एग्जांपल देता हूं, अब आप लोग समझ सकते हैं, ना समझ में आए तो वहीं जहां बैठो वहीं रोना शुरू कर देना थोड़ा सा। बात सुनो यार, आप लोगों ने एक स्टैंडर्ड पढ़ा था IFRS 5, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल and discontinued operation, non-current assets held for sale and discontinued operation, non-current assets held for sale and discontinued operation, याद है। उसमें डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की अकाउंटिंग याद है तुम्हें कैसे कराई थी। अगर आपने कोई ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू कर दिया तो अब आपकी इनकम स्टेटमेंट पीसेस में बनेगी। इनकम स्टेटमेंट में कंटिन्यू ऑपरेशन अलग दिखाएंगे और डिसकंटिन्यूड अलग दिखाएंगे।
हैं तो अपने दोनों ही हमारे प्रॉफिट ना, 70,000 और 30,000 का मतलब पूरे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है मुझे, जिसमें से कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट है 70 और डिसकंटिन्यूड का है 30। है तो टोटल मेरा ही प्रॉफिट ना, है तो टोटल मेरा ही प्रॉफिट ना। हाँ, नहीं समझे? लेकिन हम ब्रेकअप करके शो करते हैं, ये ब्रेकअप प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करता है, ये ब्रेकअप जो है ना, ये रेलेवेंस को इंप्रूव करता है, ये रेलेवेंस को इंप्रूव करता है। इससे फ्यूचर का डिसीजन लेने में आसानी होती है कि यार फ्यूचर में अगले साल ये वाला ऑपरेशन हमारे साथ नहीं होगा, अगले साल ये ऑपरेशन हमारे साथ नहीं होगा। हाँ, नहीं समझे? पक्का? तो चीजों को रिपोर्ट करना है या नहीं करना, इसका भी रेलेवेंस से ताल्लुक है, और चीजों को किस स्टाइल में रिपोर्ट करना है, इसका भी रेलेवेंस से ताल्लुक है। चीजों को किस स्टाइल में रिपोर्ट करना है, इसका भी रेलेवेंस से ताल्लुक है बेटा। ठीक है? अब जो बातें मैंने बोली इसी से रिलेटेड कुछ और थ्योरी लिखी है, देख लो। क्वालिटीज ऑफ रेलेवेंस, यानी रेलेवेंट डाटा वो डाटा है जो कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट, ये देखो एक वर्ड है, जो कुछ ना कुछ प्रिडिक्टिव वैल्यू दे शेयर होल्डर्स को। यानी या तो वो शेयर होल्डर को पास्ट के बारे में बताए उस चीज के, या उसके प्रेजेंट के बारे में, या फ्यूचर के बारे में। जैसे मैंने आपको एक बात बोली ना, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की जो हम प्रेजेंटेशन करते हैं, उससे शेयर होल्डर को फ्यूचर का भी एहसास हो जाता है कि फ्यूचर में अब हमारे पास ऑयल नहीं होगा। जैसे डालडा का नाम सुना है? डालडा, एक दौर में डालडा यूनिलीवर का था, एक दौर में डालडा यूनिलीवर का था। तो यूनिलीवर ने डालडा को जब चलता हुआ बेचा था तो उसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में दिखाया था, ताकि देखने वाले आज के बाद ये उम्मीद ना रखें कि अब डालडा भी यूनिलीवर का, यानी अगले साल नहीं होगा डालडा, तो उससे फ्यूचर की प्रेडिक्टिव वैल्यू मिल रही थी ना। हाँ, तो देखें, प्रेडिक्टिव वैल्यू इनेबल्स यूजर्स टू इवैल्यूएट एक्स और एक्सेस पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। हाँ, या फिर इसके अंदर कंफर्म, देखो दोनों में से कुछ हो, प्रेडिक्टिव या कंफर्मेटरी वैल्यू हो, हेल्प्स यूजर्स टू कंफर्म और करेक्ट पास्ट इवैल्यूएशंस एंड असेसमेंट्स। यानी पास्ट में आपने कुछ बताया था और आज ऐसी इंफॉर्मेशन दो जिससे वो करेक्ट हो जाए, वो आपको उसको पता लग जाए कि वो पास्ट की इंफॉर्मेशन सही थी या गलत थी। सही? ओके, नहीं समझे? एक और चीज भी चलो वैसे बताता हूं एक्स्ट्रा, वेयर चॉइसेस हैव टू बी मेड बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शंस, वेयर चॉइसेस हैव टू बी मेड बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी दोनों में से कोई एक अप्लाई कर सकते हो आप, या ये या ये। The option selected should be the one that results in the maximum relevance of information. In other words, the one that would be of the most use in taking economic decisions. अगर कभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शन हो कि या तो एक अप्लाई किया तो फिर दूसरा अप्लाई हो नहीं सकता, तो वो वाला ऑप्शन अप्लाई करना जिससे शेयर होल्डर की रेलेवेंस बढ़े, जिससे शेयर होल्डर की रेलेवेंस बढ़े। मैं एक मिसाल देता हूं, चलो, ये F7 की स्टडी टेक्स्ट में भी लिखी हुई है मिसाल, कैप्लन की। चलो मैं मिसाल देता हूं, सुनो बेटा। लेकिन इसके लिए आप लोगों को हल्की सी बेसिक अकाउंटिंग, बेसिक नॉलेज चाहिए। एक इदारा ऐसा है जो अगले कई सालों तक चलता रहेगा, यानी गोइंग कंसर्न असम्पशन सही है उसकी, यानी फोर्सेबल फ्यूचर में कंटिन्यूड रहेगा, खत्म नहीं हो रहा, चलेगा इंशाल्लाह। तो अब उस इदारे को अपनी बुक्स को, अपनी एसेट्स को एनबीवी पे रिपोर्ट करना चाहिए या एनआरवी पे? एक इदारे में गोइंग कंसर्न का फड्डा क्रिएट नहीं हुआ है, यानी लॉन्ग टर्म में वो चलेगा, चल रहा है, कोई मसला नहीं है, बंद नहीं हो रहा, तो कहते हैं अब इसके यहाँ रेलेवेंट एनबीवी, अब यहाँ एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू रेलेवेंट नहीं है। क्योंकि एनबीवी का मतलब क्या है? एनबीवी होती है कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एनबीवी होती है कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसका मतलब अगर मैं एनबीवी पे रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं डेप्रिसिएशन को मान रहा हूं ना, और डेप्रिसिएशन को मानने का मतलब मेरा यूजेज का इरादा है, और वाकई हम यूज ही करेंगे ना, जब बिजनेस चल रहा है तो हम अपने नॉन करंट एसेट को यूज ही करेंगे। तो अब यहाँ एनबीवी ज्यादा रेलेवेंट है, अब यहाँ नेट बुक वैल्यू इज रेलेवेंट। अब इसके बाद एक और, मैंने क्वालिटी फंडामेंटल पे हूं अभी, मैं उस पे एनहेंसिंग पे नहीं है, फंडामेंटल पे ही हूं अभी, प्लीज दिल से पढ़ें। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, if information is to represent faithful, then the transaction and other event that it purports to represent must be accounted for and presented in accordance with their substance. Very good, पहला शर्त आप सबने पढ़ा हुआ है अपनी लाइफ में, कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो महरूम होगा
ये स्टैंडर्ड आप लोगों ने नाम, ये कॉन्सेप्ट सुना होगा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म याद है? तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये कहता है कि ट्रांजैक्शंस को लीगैलिटी में नहीं बल्कि उसकी इकोनॉमिक रियलिटी, उसकी सच्चाई रिपोर्ट करेंगे। लीगैलिटी करके शेयर होल्डर को बेवकूफ नहीं बनाएंगे बल्कि इकोनॉमिक रियलिटी रिपोर्ट करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सब ने इसी सेशन में, इसी 6 महीने में, लास्ट 3 to 4 मंथ्स में आप लोगों ने IFRS 16 पढ़ा है ना? तो IFRS 16 में वो जो राइट टू यूज RTU आप बुक करते हो ना, वो सबसे सोअर फॉर्म के थ्रू ही तो है, क्योंकि हमें इन रियलिटी इकोनॉमिक बेनिफिट, बेशक लीगली एसेट हमारे नाम पे नहीं होता, ये नहीं देखेंगे लीगली किसके नाम पे, बल्कि ये देखेंगे फायदा कौन उठा रहा है। ये नहीं देखेंगे कि एसेट लीगली किसके नाम पे है, बल्कि ये देखेंगे कि उसका फायदा कौन उठा रहा है। तभी आप RTU लेसी की बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते थे, RTU लेसी की बुक्स में रिकॉर्ड करते थे, जबकि लीगली एसेट लेसी के नाम पे नहीं होता था। तो वो एग्जैक्टली फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म के हिसाब से था। तो पहली चीज, अगर कोई इदारा चाहता है वो फेथफुली चीजों को रिप्रेजेंट करे, तो वो आंख बंद करके सब्सटेंस ओवर फॉर्म अप्लाई करे। सही ना? उसके बाद ये कुछ और कैरेक्टरिस्टिक हैं फेथफुल रिप्रेजेंटेशन के। नंबर 1, कंप्लीटनेस। बेटा सच बात ये कि इंफॉर्मेशन वही काम की है जो पूरी है। इंफॉर्मेशन वही काम की है जो पूरी है। रियल लाइफ में भी अधूरी इंफॉर्मेशन, चाहे आप टीचिंग करते वक्त दो, चाहे आप किसी भी ट्रांजैक्शन में अधूरी इंफॉर्मेशन दो, तो शेयर होल्डर के लिए वो काम की नहीं होती, सामने वाली पार्टी के लिए काम की नहीं होती है। सही है? इसमें बहुत मिसालें हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ अक्सर बच्चों को, कि मुझे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर आप एक काम करें, आप कोयटा में जाकर एक इंस्टीट्यूट खोल लें। तो मैंने कहा पहले फिजिबिलिटी कंडक्ट करो, तो उसने करी, और मुझे उसने बोला कि आपका एक एनुअल, आप एक कोई भी वहां बिजनेस शुरू करेंगे तो एनुअल नेट प्रॉफिट होगा 3 लाख रुपए का। एनुअल या मंथली नेट प्रॉफिट होगा 3 लाख रुपए का। मंथली नेट, आप वहां जाके बिजनेस शुरू करेंगे तो मंथली नेट प्रॉफिट 3 लाख का होगा। जब मैंने बिजनेस शुरू किया ना, तो वहां जाके मुझे पता लगा कि कोयटा में बिजनेस तभी हो सकता है उस एरिया में जब पॉलिटिकल पार्टी को हर महीने 5 लाख दो, पॉलिटिकल पार्टी को हर महीने 5 लाख दो। तो भाई सीधी बात है, वो ये इन्फॉर्मेशन मुझे बताना भूल गया था, और उसने मुझे 3 लाख का प्रॉफिट बताया था। अब जब 5 लाख रुपए का मुझे हर महीने पॉलिटिकल पार्टी को देना पड़ेगी पेमेंट, तो मैं तो लॉस में आ जाऊंगा। इसका मतलब इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं दी ना। तो अगर अधूरी इन्फॉर्मेशन होगी तो बेटा वो फेथफुल नहीं है, फिर इसका मतलब कोई मसला है। ठीक है? न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का सीधा मतलब है फ्री फ्रॉम बायस, यानी जहां जजमेंट करनी हो वहां गलत तरफ झुकाव ना करो। जहां कितनी चीजें अकाउंटिंग में ऐसी हैं जो जजमेंटल बेस्ड हैं, तो उसमें आप चोरी मत करो, यानी उसमें गलत जजमेंट ना करो। ठीक है? यह एक और मतलब भी है न्यूट्रलिटी का। न्यूट्रलिटी का मतलब ये है कि अकाउंटिंग करते वक्त कोई प्री प्लान फिगर अपने जहन में मत रखो कि यहां पहुंचना है मुझे। मैं अपने बच्चों को एक मिसाल देता हूँ, और ये रियल में होता है, मुझे कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने शेयर किया मेरे साथ, बताता हूँ, एक मिनट ठहरो। बात सुने बेटा, मैं और आप, ये हकीकत है कि मैं और आप अगर हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, मैं और आप अगर हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, आप लोगों ने और हमने जब भी बनाई, तो सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल, हम लोग यूं शुरू करते हैं ना। देखो, हम लोग शुरू करते हैं सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, फिर एंड में जाके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है ना। मैं और आप इनकम स्टेटमेंट इस तरह शुरू करते हैं ना, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, और एंड में आके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। बोलो हाँ? प्यारे बच्चों, एक बात बताऊं, कई बार रियल लाइफ में ऐसा होता है कि कंपनी के सीएफओ को ऊपर से ऑर्डर आता है कि इस बार मार्केट में 10 अरब रुपए का नफा रिपोर्ट करना है, स्टॉक मार्केट में हमें अपना प्रॉफिट 5 अरब रुपए का रिपोर्ट करना है। तो अकाउंटेंट को ऊपर से ऑर्डर आता है इतना प्रॉफिट ला के दो, कुछ भी करके। तो अकाउंटेंट क्या करता है बताऊं? मैं और आप तो सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल से शुरू करते हैं ना। अकाउंटेंट यहाँ लिखता है नीचे प्रॉफिट की जगह 5 अरब, 5 अरब लिखता है, और वो उल्टी इनकम स्टेटमेंट बनाता है, और पता नहीं चीजें एडजस्ट कर 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 करके किसी भी तरह 5 अरब का नफा ले आता है। ऐसा होता है, ऐसा रियल लाइफ में होता है। दिस इज अगेंस्ट न्यूट्रलिटी, बिकॉज यू हैव अ प्री प्लान नंबर इन योर माइंड। हाँ, एक प्री प्लान नंबर है आपके माइंड में यार। अब बात सुने, फ्री फ्रॉम एरर, एरर्स भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ ये साथ ये बात लिखी हुई है
कि अगर इममटीरियल एरर हो तो उससे कोई फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का इशू नहीं है, क्योंकि इममटीरियल चीजें यूजर के डिसीजन पे इफेक्ट नहीं करती। सही है। तो एक स्लाइड रिकैप, मैंने 4 चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई हैं। नंबर 1, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ट्रांजैक्शन की इकोनॉमिक रियलिटी रिपोर्ट हो, यानी सब्सटेंस ओवर फॉर्म अप्लाई हो रहा हो, सब्सटेंस ओवर फॉर्म अप्लाई हो रहा हो, सब्सटेंस ओवर फॉर्म अप्लाई हो रहा हो। ओके। नंबर टू कंप्लीटनेस हो, न्यूट्रलिटी हो और फ्री फ्रॉम एरर हो। ठीक है, ये चीजें लाजमी होनी चाहिए इसमें। अब मैंने अभी 2 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक पे अभी तक बात की है, एक कौन सा था, रेलेवेंस, और एक था फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। अब इनहेंसिंग पे आ रहा हूं, इनहेंसिंग पे आ रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा प्लीज। सुनो, इनहेंसिंग में 4 हैं, इनहेंसिंग में 4 हैं। नंबर 1 इज कंपेरेबिलिटी, देखो ये है, फिर वेरीफाइबिलिटी, टाइमलीनेस एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, टाइमलीनेस एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब, कंपेरेबिलिटी के अंदर 2 एस्पेक्ट्स हैं। टाइम हमारे पास कम है, जरा गौर से सुनना शुरू करें। नंबर 1, एक कंपैरिजन होता है विद इन, मैं अपने ही पास से कंपेयर करूं, मैं अपने ही पास से कंपेयर करूं, एक कंपनी अपने ही पास से कंपेयर करे, तो पास से कंपैरिजन सब तब सही होता है जब कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट अप्लाई हो, जब सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई हो। मैं मिसाल देता हूं, देखो आप सबने सुनी हुई होंगी कि अगर मैंने इस साल फीफो अप्लाई किया है तो नेक्स्ट ईयर भी फीफो अप्लाई करो, उसके अगले साल भी फीफो अप्लाई करो, ताकि शेयर होल्डर्स जब इन 3 सालों को कंपेयर करे, शेयर होल्डर्स जब इन 3 सालों को कंपेयर करे तो कंपैरिजन लाइक विद लाइक मिले। हाँ, तो कंपैरिजन एक तो होता है अपने पास्ट के साथ, सही है, और दूसरा कंपैरिजन होता है एक इदारे का कंपैरिजन दूसरे इदारे के साथ। दूसरा कंपैरिजन होता है एक इदारे का कंपैरिजन, प्लीज जागो जागो, प्लीज अल्लाह के लिए जागो, जान लगाओ। एक कंपैरिजन होता है, नंबर 1, मैं अपनी कंपनी को अपने पास से कंपेयर करूंगा, नहीं मेरे शेयर होल्डर्स मेरे ही पास्ट को मेरे से कंपेयर करेंगे। तो इसका इलाज क्या है, सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई हो ताकि कंसिस्टेंसी प्रमोट हो, ताकि कंपैरिजन लाइक विद लाइक हो। तो मैंने फीफो की एग्जांपल दी। हाँ, ठीक है, तो देखो ये एक बात है, कंसिस्टेंसी का वर्ड आ गया। दूसरा एक और कंपैरिजन भी होता है, वो कंपैरिजन क्या होता है बताऊं, कॉम्पिटिटर्स के बीच में भी कंपैरिजन होता है। जैसे अगर आज मैं पार्क सुजुकी का शेयर खरीदूंगा ना, तो मैं टोयोटा को भी देखूंगा, उसके कॉम्पिटिटर को देखूंगा। मैं होंडा में इन्वेस्ट करूंगा तो टोयोटा और पार्क सुजुकी देखूंगा। हाँ, तो सेम इंडस्ट्री में कंपैरिजन होता है ना, सेम इंडस्ट्री में कंपैरिजन होता है ना, तो उसका भी ख्याल रखा जाएगा, उसका भी ख्याल रखा जाएगा। तो बच्चों ने एक सवाल किया, सर जी एक मसला है। मैंने कहा क्या, सुनो सर, ये वाला कंपैरिजन तो आईएफआरएस ने बड़ा बेकार कर दिया। मैंने कहा क्यों, तो बोला यार 2 मॉडल्स हैं, एक है कॉस्ट मॉडल, याद है आईएस 16 में, एक कॉस्ट मॉडल है दूसरा रिवैल्यूएशन मॉडल है, एक कॉस्ट मॉडल है दूसरा रिवैल्यूएशन मॉडल है, कान खोलो, चलो कान खोलो, एक कॉस्ट मॉडल है दूसरा रिवैल्यूएशन मॉडल है। अगर 2 कंपनीज हैं एक ही इंडस्ट्री में, 2 कंपनीज हैं एक ही इंडस्ट्री में, और उसमें से एक कंपनी कॉस्ट मॉडल यूज कर रही है, दूसरा रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रही है, तो सर इससे तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। हाँ नहीं हो पाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड क्या बोलता है बताऊं, दोनों इदारे जो अपना अपना मॉडल यूज कर रहे हैं उसको डिस्क्लोज करें ताकि शेयर होल्डर गुमराह ना हो, ताकि शेयर होल्डर किसी सूरत में गुमराह ना हो। बल्कि एक और बात भी आज बता दूं, अगर आपको पता हो या नहीं पता, मैं बता देता हूं। एक इदारा रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा है, दूसरा कॉस्ट मॉडल, एक इदारा रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा है, दूसरा कॉस्ट मॉडल। जो लोग कॉस्ट मॉडल भी यूज कर रहे हैं ना, उनको भी डिस्क्लोजर में फेयर वैल्यू दिखाना जरूरी है। जो लोग कॉस्ट मॉडल भी यूज कर रहे हैं उनको डिस्क्लोजर में फेयर वैल्यू दिखाना जरूरी है, ये शायद आपको नहीं पता। सही, तो बेटा डिस्क्लोजर्स के जरिए भी कंपेरेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। तो ये 2 तरीके हैं, देखो सुनो, देखो अगर कंपेरेबिलिटी को इंप्रूव करना है तो कंसिस्टेंसी लाओ अपनी बुक्स में, एंड नंबर 2 डिस्क्लोजर प्रॉपर बनाओ, डिस्क्लोजर प्रॉपर बनाओ। सही है। और कंपैरिजन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, एक मैं अपने ही आपको, अपने ही इदारों को अपने पास से कंपेयर करूं, और दूसरा मैं अपनी कंपनी, मेरी कंपनी मेरे कॉम्पिटिटर से कंपेयर की जाएगी। सही है, ओके। अब नंबर 2, नंबर 2
वेरीफाइबिलिटी, यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो नंबर्स शामिल होने चाहिए जो वेरीफाइबल हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो नंबर शामिल होने चाहिए जो वेरीफाइबल हो। जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन, पता है इन्वेंट्री फिजिकली काउंट होती है, तो फिजिकली काउंट होने का मतलब किसी ने गिना है और वेरीफाई किया है ना उसे, हाँ, कि ईयर एंड पर उसकी एग्जिस्टेंस को वेरीफाई कर लिया जाता है। तो ये तो एक डायरेक्ट वेरिफिकेशन है। और एक इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन भी होती है। अगर आपको याद हो बचपन, बहुत बचपन में जाऊंगा, उसमें ये होता है कि कई बार आपको ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक का सफर भी आप तय कर लेते हो। ए लेवल्स में भी ये सवाल आते थे कि आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन हो और आप क्लोजिंग स्टॉक ऐड परचेजेस वगैरह करके क्लोजिंग स्टॉक के नंबर तक पहुंचो। तो वही नंबर दो तीन तरीके से वेरीफाई हो जाए ना, तो इससे शेयर होल्डर्स को यकीन हो जाता है कि काम सही हुआ है। और ऐसे डिस्क्लोजर आईएस 16 के भी हैं। आईएस 16 में भी आपको पता है कैरिंग वैल्यूज के डिस्क्लोजर देने होते हैं। पूरी एक वर्ड है रिकंसिलेशन, हाँ, एक वर्ड है रिकंसिलिएशन, एक वर्ड है रिकंसिलिएशन, एक वर्ड है रिकंसिलिएशन। ओके, तो उसमें ओपनिंग आपको एनबीवीज गिवन होती है और उससे आप क्लोजिंग एनबीवीज तक पहुंचते हो, तो यानी वेरीफाई हो जाता है कि सारी डेप्रिसिएशन वगैरह सही है। पढ़ लो, देखो ये सारी वेरिफिकेशन कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पढ़ लें बताइए। तीसरा, इनहेंसिंग कर टाइमलीनेस। इंफॉर्मेशन वही काम की है जो राइट टाइम पे मिले, इंफॉर्मेशन वही काम की है जो राइट टाइम पे मिले। एक बार टाइम निकल जाता है तो आउटडेट हो जाती है। इसके आला एग्जांपल है स्टॉक मार्केट की न्यूज। स्टॉक मार्केट में न्यूज राइट टाइम पे मिलती है तभी आप पैसे बना सकते हो, वरना नहीं बना सकते। देन एक और है अंडरस्टैंडेबिलिटी। आसान लफ्जों में समझा देता हूँ। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब, जब अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा होता है, जब अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा होता है, जब अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा होता है, तो वो उसे इस हद तक अंडरस्टैंडेबल बनाता है कि हर वो बंदा जिसके पास सम नॉलेज का मतलब कुछ रीजनेबल नॉलेज, इसको सम नॉलेज भी लिखा हुआ है कुछ बुक्स में, सम नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड बिजनेस हो, और साथ साथ उसकी विलिंगनेस भी हो, चाहत। क्योंकि जिस बच्चे की विलिंगनेस नहीं है वो कभी भी नहीं पढ़ सकता। जिस बच्चे की विलिंगनेस नहीं है वो कभी नहीं पढ़ सकता। तो मेरी बात सुनो, जब अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा होता है, तो वो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस हद तक अंडरस्टैंडेबल बनाता है, वो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस हद तक अंडरस्टैंडेबल बनाता है कि हर वो यूजर जिसके पास सम नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड बिजनेस हो, यानी इतनी ज्यादा नॉलेज भी नहीं हो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इतना मुश्किल ना बनाना, इतना मुश्किल ना बनाना कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही समझ में आए, इतना डिफिकल्ट नहीं बनाना कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही समझ में आए। तो जब अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा होता है तो वो उसे इस हद तक अंडरस्टैंडेबल बनाता है कि हर वो यूजर कि जिसके पास सम नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड बिजनेस हो और जिसकी विलिंगनेस भी हो, जो वाकई पढ़ना चाहता भी हो, तो उसको समझ में आ जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सही, ओके। यानी इतनी डिफिकल्ट ना बनाए कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को समझ में आए, तो ये अंडरस्टैंडेबिलिटी के अगेंस्ट होगा। ठीक, सही, हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको दो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाए, एक रेलेवेंस और एक फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, और चार आपको ये पढ़ा दिए। अभी ये देखो, चार आपकी खिदमत में ये पेश कर दिए हैं। इनहेंसिंग चार पेश कर दिए हैं, इनहेंसिंग चार पेश कर दिए हैं। अभी और बातें भी रहती हैं, बेफिक्र हो जाएं। अब सुनिए, अब कभी कभार ऐसा भी होता है कि इन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक में क्लैश होता है और एक जीत जाता है।
इन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक में क्लैश होता है और एक जीत जाता है। मैं कुछ ऐसे अच्छी नॉलेज की बातें बताता हूँ, आप सुने। जैसे फॉर इंस्टेंस एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, यहाँ देखें, रेलेवेंस में और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन में। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन को एक शॉर्टकट में आप यूं भी समझ लें कि रिलायबिलिटी, ठीक है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं, बेटा हमारी कंपनी पे एक केस हो गया, हमारी कंपनी पर एक केस हो गया, हमारी कंपनी पे एक केस हो गया, तो मुझे लॉयर कह रहा है कि आप इसका प्रोविजन बना लें। मुझे लॉयर ने कहा कि प्रोबेबल चांसेस है इसका प्रोविजन बनाएं। मेरी तरफ देखें, अब प्रोविजन मैं बनाऊं या ना बनाऊं ये रेलेवेंट है भाई, वाकई रेलेवेंट है, क्योंकि असलियत में मुझ पे केस हो गया है, असलियत में मुझ पर केस हो चुका है। और अगर मैं दुनिया को ना बताऊं कि मुझ पर केस हो गया है तो ये गलत है ना, शेयर होल्डर को गुमराह करने वाली बात है ना। शेयर होल्डर से इतनी अहम बात छुपा लो कि हम पे केस हो चुका है, तो इसका मतलब अगर मैं ये प्रोविजन की एंट्री बनाता हूं तो रेलेवेंस बढ़ेगी, प्रोविजन की एंट्री बनाता हूं तो रेलेवेंस बढ़ेगी। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबने पढ़ा है कि प्रोविजन इटसेल्फ एक अंदाजा है, प्रोविजन इटसेल्फ एक अंदाजा है, और अंदाजे के अंदर फ्रॉड का दरवाजा खुला होता है, अंदाजे के अंदर फ्रॉड का दरवाजा। तो अगर अंदाजा करेंगे तो मुमकिन है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ना हो, तो यार रेलेवेंस तो बढ़ रही है लेकिन रिलायबिलिटी गिर रही है, तो हम रेलेवेंस को मुकद्दम करते हैं, हम रेलेवेंस को मुकद्दम करते हैं, काम कर देते हैं, हम रिपोर्ट कर देते हैं। हाँ, इसी तरह चलो एक और मसला बताता हूं तुम्हें, रेलेवेंस और अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब मसला बताता हूं। रेलेवेंस और अंडरस्टैंडेबिलिटी सुनो बेटा, आज हमारी कंपनी के पास एक बड़ी एडवांस लेवल की ट्रांजैक्शन आई है, आज हमारी कंपनी के पास एक बड़ी एडवांस लेवल की ट्रांजैक्शन आई है, हाई लेवल ट्रांजैक्शन आई है। वो ट्रांजैक्शन है बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वो रेलेवेंट है शेयर होल्डर के लिए, तो अगर मैं उसको रिपोर्ट करूंगा तो रेलेवेंस तो बढ़ेगी। वो ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उससे रेलेवेंस तो बढ़ेगी, ठीक है, या मटीरियल ट्रांजैक्शन है। लेकिन वो ट्रांजैक्शन इतनी मुश्किल है, वो ट्रांजैक्शन इतनी डिफिकल्ट है कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को समझ में आएगी, सम नॉलेज वाले को समझ में नहीं आएगी, यानी उसकी वजह से अंडरस्टैंडेबिलिटी गिर जाएगी, उसकी वजह से अंडरस्टैंडेबिलिटी गिर जाएगी। रेलेवेंस तो बढ़ जाएगी लेकिन अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। रेलेवेंस तो बढ़ जाएगी लेकिन अंडरस्टैंडेबिलिटी गिर जाएगी। हाँ, तो अब स्टैंडर्ड क्या बोलता है बताऊं, सुनो इसका हल क्या है, ये रिपोर्ट होगी, ये रिपोर्ट होगी, बेशक डिफिकल्ट है, आप रिपोर्ट कर दो, एटलीस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो समझ में आ जाएगी ना, आप रिपोर्ट कर दो, एटलीस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट को समझ में आ जाएगी, वो लोग मार्केट में कम्युनिकेट कर देंगे, वो लोग मार्केट में कम्युनिकेट कर देंगे, आवाज सुनो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो यहाँ रेलेवेंस और अंडरस्टैंडेबिलिटी में क्लैश हुआ है, तो अंडरस्टैंडेबिलिटी सॉरी रेलेवेंस जीत रहा है, रेलेवेंस जीत रहा है, सही। एक और मिसाल, एक और मिसाल, आप लोगों ने अपनी इसी जिंदगी में एक आईएएस पढ़ा है, IAS 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, भूल गए, IAS 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। बात सुने, यहां देखें, एक कंपनी का ईयर एंड है 31 दिसंबर 2017, सही, और आप लोगों ने पढ़ा है कि ईयर एंड के 3 महीने बाद अकाउंट्स शेयर होल्डर के पास जा रहे होते हैं, याद है ना, 31 मार्च 18 को लेटेस्ट से। अगर आपका ईयर एंड 31 मार्च 2017 तो 3 महीने का टाइम होता है, याद है ना। और आप लोगों ने IAS 10 में ये पढ़ा भी है कि इसमें बीच में वो एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग, याद करो, ये सब पढ़ा है सबने, और किसी ने नहीं भी पढ़ा हुआ तो मुझसे वो लिंक ले लेना IAS 10 का, अगर किसी ने नहीं पढ़ा IAS 10 का लिंक ले लेना, मेरे पास पढ़ा हुआ है, देख लेना, बहुत अच्छा लिंक है, बेहतरीन वाला, सामने देखें। अब किसी ने कहा कि यार ईयर एंड, पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर ईयर एंड के 3 महीने बाद दोगे ना, पिछले साल यानी गुजरे हुए साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर एंड के 3 महीने बाद प्रोवाइड करोगे तो वो रेलेवेंट तो नहीं होगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो टाइम टाइम गुजर गया तो आउटडेट हो जाएगी, इंफॉर्मेशन तो आउटडेट हो जाएगी। तो किसी ने मुझे कहा कि क्या करो यार, आप 31 दिसंबर 2017 है ना, तो अगले ही दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर के घर भिजवाओ, एक दिन में। मैं भी हैरान, ये क्या बात कर रहा है, उसने कहा 31 दिसंबर 2017 इज द ईयर एंड, बस एक दिन बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर के घर पहुंचाओ, बस पहुंचाओ। तो मैंने कहा अगर मैंने ये पहुंचाई ना तो वो फुल ऑफ एरर्स होगी, फुल ऑफ एरर्स होगी, यानी आंख बंद कर इतनी स्पीड से टाइपिंग होगी आंखें बंद बंद करके,
कि स्पेलिंग मिस्टेक से ही भरी हुई होगी, पता नहीं ग्रामर मिस्टेक और क्या क्या होगा, ना कोई वैल्यूएशन होगी ना कुछ होगी। नहीं समझे? तो अगर मैंने अगले ही दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहुंचाई तो रेलेवेंस बढ़ाने के चक्कर में रिलायबिलिटी खत्म हो जाएगी, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन जीरो हो जाएगी। तो हम ऐसा काम नहीं करते, यहां हम फेथफुल रिप्रेजेंटेशन को जिताते हैं। नहीं समझे? अब जब मैंने बच्चे को ये बोला ना, तो बच्चे ने हाथ रेस किया, बोला मैं आपको एक मशवरा देता हूं। मैंने कहा ये क्या? तो बोला सर मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताता हूँ, सुनो मेरी तरफ, मेरी कान कान लाओ यहाँ। मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताता हूं कि ईयर एंड के एक दिन के अंदर अंदर शेयर होल्डर के घर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएगी। ईयर एंड के एक दिन के अंदर अंदर शेयर होल्डर के घर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएगी, आप तो सुने, और एक भी गलती नहीं होगी। ईयर एंड के एक दिन के अंदर अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएगी और एक भी गलती नहीं होगी। मैं भी हैरान, इस बच्चे ने क्या सोच लिया। तो मुझे क्या बोलता है बताऊं, 500 चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर कर लो, 500 चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर कर लो। तो मैंने कहा पागल हो गया है, दिमाग खराब है क्या? मेरी कंपनी का नेट प्रॉफिट 12-15 लाख रुपए और एक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 10-10 लाख रुपए चार्ज करेगा। 500 चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करूंगा ना, तो इतना बड़ा नेट लॉस आएगा, इतना बड़ा, जीरो गिनते रहना। नहीं समझे? तो इसका मतलब एक वर्ड और लिखा हुआ है, जबरदस्त तरीके से लिखा है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इन सब के बीच में जब भी बैलेंस बरकरार रखना हो तो डोंट फॉरगेट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। डोंट फॉरगेट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, डोंट फॉरगेट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ओके, सही। तो ये कुछ बातें आपकी खिदमत में थी, मैं भी खामोश हूं, 1-2 मिनट सुन लें और देख लें ये जो मैंने बातें बताई हैं। और अगर बातें समझ में आ रही हैं तो प्लीज एक मैसेज कर दें। थैंक यू। अल्लाह अल्लाह। अब बेटा ये एंड है इस लेक्चर का, 20 to 25 मिनट्स। थोड़ा सा अपने कानों को हाजिर रखना, मैं कुछ बातें बोलूंगा। बेटा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अभी 2018 में रिवाइज हुआ है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क 2018 में रिवाइज हुआ है। मेरी तरफ मेरी बातों को सुनो। F7 लेवल के, F7 की जो नई बुक है उसमें वो रिवीजन अप्लाई नहीं हुआ हुआ। F7 की जो न्यू बुक है, न्यू, इवन न्यू जो 2019 वाली बुक है उसमें वो रिवीजन अप्लाई नहीं है, लेकिन SBR में अप्लाई हो गया, क्योंकि SBR के कोर्स में करंट इशू भी है। SBR के कोर्स में करंट इशू है तो उसमें तो नई चीज अप्लाई हो चुकी है। लेकिन F7 लेवल की जो बुक है ना, उसमें आज भी पुरानी डेफिनेशन है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों डेफिनेशंस आपके सामने, मैंने वो डॉक्यूमेंट आपके सामने ला, IFRS का एक डॉक्यूमेंट आपके सामने कॉपी किया हुआ है यहाँ, कि जिसमें दोनों डेफिनेशन मौजूद है। तो मैं दोनों आपके सामने रखता हूँ और नई डेफिनेशन में क्या चेंज है वो सब बताता हूँ आपको, ठीक है? एसिड की देखो यहाँ, देखो ये, देखो ये, देखो ये, देखो। The chapter defines the chapter defines 5 elements of financial statements: asset, liability, equity, income और expense। याद है ना 5 एलिमेंट्स बचपन में पढ़े। अब पहले एसिड से बिस्मिल्लाह करते हैं, एसिड से बिस्मिल्लाह करते हैं, एसिड से बिस्मिल्लाह करते हैं। पुरानी ओल्ड डेफिनेशन क्या थी, देखो ओल्ड डेफिनेशन जो आज भी F7 की बुक में, आज भी नई वाली बुक में भी यही है। अ रिसोर्स कंट्रोल्ड, देखा ओन्ड का वर्ड नहीं, अब कंट्रोल था, कई सालों से कंट्रोल्ड है, बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। कोई पास्ट इवेंट की वजह से, जैसे पास्ट में मैंने कोई नॉन करंट एसेट बाय किया, या पास्ट में मैंने सेल की तो रिसीवेबल पैदा हुआ, सही है। फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो, ये वर्ड होता था पहले, पहले दौर में ये वर्ड था, टू द एंटिटी। ये डेफिनेशन थी, सही। अब नई डेफिनेशन क्या है, सुकून से सुने। अब प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, देखो वर्ड चेंज होके ये आ गया है। अब प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, बस ये डेफिनेशन है, खत्म, ये डेफिनेशन है।
नीचे वाली बात जो भी है, ये डेफिनेशन है, वो क्या थी? उसमें ये था कि फर्ज है उसमें कि प्रोबेबल चांसेस हो कि इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी, विल फ्लो टू द एंटिटी, उसमें ये फर्ज था। अब यूं समझो, अब सख्ती कम कर दी है, रिजिडिटी कम हो गई है। अब उसने बोला बस वो इकोनॉमिक रिसोर्स होनी चाहिए जो हमारे कंट्रोल में हो, खत्म। इकोनॉमिक रिसोर्स हो जो हमारे कंट्रोल में हो एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। अब अगली लाइन में नीचे पढ़ो, देखो इकोनॉमिक रिसोर्स समझा रहा है। एन इकोनॉमिक रिसोर्स इज अ राइट, यानी इसका मतलब अब आज के बाद जरूरी नहीं है वो फिजिकल एसेट हो। इसने उसकी असलियत पे जा रहा है कि उससे फायदा क्या मिलेगा आपको, बस ये सोचो, राइट्स, हुकूक, हक आपके पास हो। आजकल के दौर में आपने अभी लीजिंग का स्टैंडर्ड पढ़ा तो था, राइट टू यूज, देखो कितना फोकस किया उसने, कितना बड़ा स्टैंडर्ड बनाया राइट टू यूज के ऊपर। एन इकोनॉमिक रिसोर्स इज अ राइट दैट हैज द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट। अब फिर देखो सेकंड लाइन में भी सिर्फ ये लिखा है उसके अंदर सलाहियत हो, पोटेंशियल मीन सलाहियत हो इकोनॉमिक बेनिफिट देने की, यानी अब ऐसी कोई शर्त नहीं है कि वाकई हमें इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, विल फ्लो टू दी एंटिटी, वो शर्त खत्म हो गई है नई डेफिनेशन में। पुरानी क्या थी, देखो तुम्हारे सामने दोनों, पुरानी में ये था कि देखो from which future economic benefits are expected to flow to the entity, यानी फ्यूचर प्रोबेबल चांसेस हो कि वाकई फायदा होगा। यहां वैसी कुछ बात नहीं है अब ये, यानी अब फायदा फ्यूचर में ना भी होने का हो, बस उसके अंदर फायदा पहुंचाने की सलाहियत हो। अब प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ, बस सिर्फ ये डेफिनेशन है, इतनी सी ये डेफिनेशन देख लो भाई, बस ये डेफिनेशन है, ऊपर वाला जो है ना ये डेफिनेशन है ये बस। और फिर नीचे इकोनॉमिक रिसोर्स को कैसे डिफाइन किया है? इकोनॉमिक रिसोर्स इज अ राइट दैट हैज पोटेंशियल टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट, बस जिसके अंदर सलाहियत हो, मिले ना मिले वो अलग इश्यू है, सलाहियत हो। अब चलो, ये बोर्ड ने कुछ चीजें दी है, मेन चेंजेस ये देखो यहाँ लिखी हैं, पढ़ो 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 अच्छी तरह बेटा प्लीज दिल से। सेपरेट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स टू क्लैरिफाई दैट एन एसेट is the economic resource, not the ultimate inflow of economic benefits। यानी अब क्या है, ये देखो मैंने इसके कॉन्सिक्वेंसेस लिखे हैं आज के बाद, देखो इस नई डेफिनेशन के कॉन्सिक्वेंसेस देखो, इसी पेज पे देखो, इसी पेज पे देखो, एसेट इज द सोर्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट रादर देन बेनिफिट इटसेल्फ। ये फायदा पहुंचाने की सोर्स है ना कि खुद फायदा है, फर्क चेंज हो गया, नहीं समझे? एसेट इज द सोर्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट रादर देन बेनिफिट इटसेल्फ, देखो यही बात लिखी है। Separate definition of economic to clarify that an asset is an not the ultimate inflow of economic benefits। Then एक और चीज, अब देखो डेफिनेशन में चेंजेस क्या हुई है, इसने हाईलाइट भी की है। डिलीशन, डिलीशन का मतलब डिलीट करना, डिलीशन का मतलब डिलीट, डिलीशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्लो। एक्सपेक्टेड फ्लो का वर्ड पहले था, देखो पहले दौर में जो पुरानी डेफिनेशन थी उसमें एक्सपेक्टेड फ्लो का वर्ड था। इट डज नॉट नीड टू बी सर्टेन और इवन लाइकली दैट इकोनॉमिक बेनिफिट विल अराइज। अब कोई जरूरी नहीं है कि फायदा होगा, पहले तो ये था ना विल फ्लो टू द एंटिटी, वो बात खत्म, देखो पढ़ लो। इवन अगर अब लो प्रोबेबिलिटी भी हो ना, a low probability of economic benefit might affect the recognition decision। क्या आपको रिकॉग्नाइज किस अमाउंट पे करना है, वो एसेट तो है, वो एसेट तो है, अब रिकॉग्नाइज या मेजर किस अमाउंट पे करना है उसको वो इफेक्ट कर सकता है, लेकिन एसेट है स्टिल। भाई अब आपके अगर फायदा होने के चांसेस कम है ना, तो उससे उसकी मेजरमेंट पे इफेक्ट पड़ सकता है कि वो 10 रुपए का रिकॉर्ड होगा या 9 रुपए का रिकॉर्ड होगा या 8 रुपए का रिकॉर्ड होगा, लेकिन एसेट तो है बहरहाल, एसिड तो एसिड है बहरहाल न्यू डेफिनेशन के हिसाब से। तो ये दोनों आमने सामने तुम्हारे सामने मौजूद है। अब मैं जरा इसकी कॉन्सिक्वेंसेस पे थोड़ी बात कर लूं। क्या लिखा है? एसेट इज द सोर्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट रादर देन बेनिफिट इटसेल्फ। नंबर 2 क्या लिखा है, देखो पढ़ो, इकोनॉमिक एसेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल एसेट। अब इन्होंने राइट्स पे बात की, देखो उसने राइट्स पे बात की है, राइट्स पे बात की, असल चीज है फायदा पहुंचाने का हक जिसके पास है वो, यानी अब ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे बात कर रहा है। मैं एक मिसाल देता हूं, लीजिंग याद है, लीजिंग 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 में हम अपनी बुक्स में आरटीयू रिकॉर्ड करते थे ना, तो आरटीयू हकीकत में कोई फिजिकल एसेट नहीं है, बल्कि वो लीज एग्रीमेंट है, कि उस लीज एग्रीमेंट की वजह से सारे फायदे हो रहे हैं। वो लीज एग्रीमेंट ने हमें 3 साल या 4 साल के लिए हर हाल में हक दे दिया है, तो असल में उस बिल्डिंग से फायदा नहीं हो रहा, उस लीज एग्रीमेंट से फायदा हो रहा है, वो राइट्स हमें सारा फायदा दे रहे हैं। तो अब इस पर स्टैंडर्ड काम कर रहा है, अब इस पर स्टैंडर्ड काम कर रहा है, सही। तो ये वाली डेफिनेशन सब्सटेंस ओवर फॉर्म के ज्यादा क्लोज है, ये न्यू डेफिनेशन सब्सटेंस ओवर फॉर्म के ज्यादा
क्लोज है। बहरहाल एक शॉर्टकट बात बता दूं कि ये मैं भी आपको इंशाल्लाह भेजूंगा अभी ये पूरी स्लाइड्स, तो आपको ये आमने सामने दोनों डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, ये पूछी जा सकती हैं। वैसे F7 की तो नई बुक में पुरानी डेफिनेशन ही है, F7 की लेटेस्ट न्यू बिल्कुल लेटेस्ट बुक में भी पुरानी डेफिनेशन है, लेकिन एसबीआर लेवल पे तो ये दोनों डेफिनेशन रेलेवेंट है और बच्चे को फर्क पता होना चाहिए पुराने में और नए में। सही है, तो पूछ सकता है। अब 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 लाइबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ो, पुरानी नई दोनों, पुरानी नई दोनों। आ जाओ आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने, प्लीज थोड़ा सा टाइम लूंगा। अब पुरानी डेफिनेशन क्या थी? अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, द सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू, वंस अगेन देखो वर्ड आया, रिजल्ट इन आउटफ्लो, आउटफ्लो फ्रॉम द एंटिटी ऑफ रिसोर्सेज embodying economic benefits, यानी आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट का वर्ड था, देखो फिर सब बच्चे देखो इस डेफिनेशन को पढ़ो, एक बार पढ़ो इसको। ये पुरानी डेफिनेशन दिया, नहीं क्या है, सुन नहीं क्या है, नहीं क्या है। अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, बस ये डेफिनेशन है, ये खत्म हो गई, ये रही। अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, राइट नाउ ऑब्लिगेशन का जिंदा होना जरूरी है, ऑफ द एंटिटी टू ट्रांसफर। अच्छा ये थोड़े इल्मी बातें भी हैं, आप थोड़ा सा आपको इल्मी जहन चाहिए होगा, माजरत हाँ, हर चीज बिल्कुल प्लेट में रख के नहीं मिलती बेटा, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ लेकिन थोड़ी इल्मी चीजें हैं, प्लीज ख्याल करना। अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट की वजह से आपको, आपके ऊपर आज ऑब्लिगेशन होगा, आपने इकोनॉमिक रिसोर्स कोई भी ट्रांसफर करनी है। अब यहां वो वर्ड हट गया, वो आउटफ्लो फ्रॉम एक्सपेक्टेड टू फ्लो वाला वर्ड, देखो आमने सामने कंपेयर करो, अभी नीचे भी पढ़ाएगा ये। अब एन ऑब्लिगेशन को भी डिफाइन करता है, एन ऑब्लिगेशन इज अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट द एंटिटी हैज नो प्रैक्टिकल एबिलिटी टू अवॉइड। इसका मतलब अगर आपके पास प्रैक्टिकल एबिलिटी टू अवॉइड है ना अपनी ड्यूटी, तो फिर वो आपकी ऑब्लिगेशन नहीं है। नहीं समझे? ऑब्लिगेशन वो ड्यूटी है, फिर पढ़ो, ऑब्लिगेशन वो ड्यूटी है कि जिसको, जिससे जान छुड़ाने की आपके अंदर सलाहियत ही नहीं है, जिससे आप जान नहीं छुड़ा सकते, तो इसका मतलब वो काम करना ही करना है। जिससे आप जान छुड़ा नहीं सकते, इसका मतलब वो काम करना ही करना है। मैं भी इस पे पूरी प्रैक्टिकल बातें ही बताऊंगा तुम्हारे सामने, आईएफआरएस के पेपर्स रीड करता हूं, ठहरो पहले ये तीन बातें पढ़ लो। सेपरेट डेफिनेशन ऑफ एन इकोनॉमिक रिसोर्स इज टू क्लैरिफाई दैट अ लायबिलिटी is obligation to transfer the economic resource, not the ultimate outflow of economic benefits। यानी आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स का वर्ड अब हट गया, बस आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपने एक इकोनॉमिक रिसोर्स उनको देनी है। डिलीशन, एक और चीज, वर्ड डिलीट क्या हुआ, ये वाला वर्ड डिलीट हुआ, देखो आउटफ्लो का वर्ड डिलीट हो गया। डिलीशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्लो विद द सेम इम्प्लीकेशन एज सेट आउट अबव फॉर एन एसेट, जिस तरह उसमें इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट का वर्ड डिलीट किया या आउटफ्लो का वर्ड डिलीट कर दिया, दोनों वर्ड डिलीट हो गए। इंट्रोडक्शन ऑफ द नो, ये देखो ये वर्ड, ये देखो देखो, नो प्रैक्टिकल एबिलिटी टू अवॉइड, ये ऊपर, ये देखो यहाँ, ये रहा, ये ऊपर था ना, इंट्रोडक्शन ऑफ द नो प्रैक्टिकल एबिलिटी टू अवॉइड क्राइटेरिया टू द डेफिनेशन ऑफ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन में ये वर्ड डाला कि ऑब्लिगेशन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके अंदर जिससे जान छुड़ाने की आपके अंदर सलाहियत नहीं है, तो अब वो करना होगा। जिससे जान छुड़ाने की आपके अंदर सलाहियत नहीं है, तो वो करना होगा। बच्चे ने कहा उस्ताद जरा तफसील चाहिए, मैंने कहा हाजिर है, मैं कुछ तफसील आपको बताता हूँ। देखो जानबूझ के मैंने ये चीजें कॉपी की हैं आईएफआरएस की, देखो आईएफआरएस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से उठाएं, अल्लाह करे समझ जाओ। ये जो एक लाइन थी ना ऊपर लिखी थी, नो प्रैक्टिकल एबिलिटी टू अवॉइड,
नो प्रैक्टिकल एबिलिटी टू अवॉइड, थोड़ी देर और लूंगा प्लीज यार, जब इतना देर बैठे हो तो थोड़ी देर और दिल से बैठो प्लीज। इसके ऊपर ये दो बातें, दो किस्से लिखे हुए, नो प्रैक्टिकल एबिलिटी टू अवॉइड के ऊपर ये दो किस्से लिखे हैं, मैं कनेक्ट करूंगा इंशाल्लाह पुरानी चीजों से। इफ अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम एंटिटीज कस्टमरी प्रैक्टिस पब्लिश पॉलिसीज, वो भाई IAS 37 याद है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, कंस्ट्रक्टिव भूल गए, याद करो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या थी, हमारी पास्ट प्रैक्टिसेस, हमारी पॉलिसीज, हमारी अदा, हमारे किसी स्टाइल, हमारे किसी इशारे की वजह से, याद है सामने वालों के दिलों में, सामने वालों के दिलों में वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाती थी, सामने वालों के दिलों में वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाती थी, याद है। अब सुनो, तो अब ये वही वाली बात कर रहा है, ये उसी की बात कर रहा है कंस्ट्रक्टिव, ये पहला जो ए पार्ट है ना कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन के ऊपर, अब मैं पढ़ता हूं, देखो सुनो फिर से। इफ अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी arises from the entity's customary practices, published policies और specific statements, कोई announcement हमने कर दी, the entity has an obligation, now obligation आ गई, if अगर if it has no practical ability to act in a manner inconsistent, ये असल वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है, वर्ड है, वर्ड है, वर्ड है, वर्ड है, इंग्लिश है सॉरी, inconsistent with those practices, policies और statements। एक मिनट मेरी बात सुनो, अगर आपके ऊपर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, एक ऑब्लिगेशन तब बनेगी, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन तब बनेगी जब आपके अंदर ये सलाहियत ना हो, नो प्रैक्टिकल एबिलिटी, नो ये सलाहियत ना हो कि आप अपनी प्रैक्टिसेस को चेंज कर दो। अगर आपके अंदर ये सलाहियत मौजूद है ना कि आज के बाद आप अपनी प्रैक्टिसेस चेंज कर दो और आपकी गुडविल भी खराब नहीं हो रही, तो अब आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। नहीं समझे? मुश्किल है यार, मैं फिर कोशिश करता हूँ, ठहरो रिवाइंड कर रहा हूँ। बेटा आप लोगों ने ये पढ़ा था पहले कि आपकी पास्ट प्रैक्टिसेस, पब्लिश पॉलिसीज या आपकी किसी अनाउंसमेंट की वजह से लोगों के दिलों में क्या क्रिएट हो गई, वैलिड एक्सपेक्टेशन, और एक बार वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो गई तो अब आपको वो काम करना ही करना है, वरना गुडविल खराब होगी, वरना गुडविल खराब होगी और वो कॉस्ट है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप इतने फ्लेक्सिबल आदमी हो कि आपने ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी 3-4 काम किए थे, तो अब आप अपने उस काम को इतनी बार आपने किया ही नहीं था, आप आराम से उससे मुकर सकते हो, आप आराम से उससे मुकर सकते हो और कोई कुछ कर भी नहीं सकता और कोई आपकी गुडविल भी खराब नहीं होगी इतनी, तो अब आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है, अब आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है, पढ़ लो यही लिखा हुआ है। ऑब्लिगेशन तब होगी जब आपके पास ये नो 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 जब नो प्रैक्टिकल एबिलिटी टू एक्ट इन अ मैनर इनकंसिस्टेंट विद दोज प्रैक्टिस, यानी उन प्रैक्टिसेस से मुकरने की, उन प्रैक्टिसेस को छोड़ने की सलाहियत नहीं होगी, तो ऑब्लिगेशन है, वरना नहीं है। नहीं समझे? चलो एक और वर्ड आया, एक और, अभी इसने नो प्रैक्टिकल एबिलिटी का एक और मीनिंग भी बताया है, समझाता हूं, या अल्लाह। इफ अ ड्यूटी, इफ अ ड्यूटी or responsibility, if a duty or responsibility is conditional on a particular future action that the entity itself may take, the entity has an obligation if it has, तवज्जो मैं समझा दूंगा, it has no practical ability to avoid taking that action। नहीं समझे? एक मिनट, ऑब्लिगेशन तब अराइज होगी लेटेस्ट से कि अगर मैंने फ्यूचर में कुछ काम किया, कोई अमल किया, तो ऑब्लिगेशन अराइज होगी, वरना नहीं होगी। अगर मैंने फ्यूचर में कुछ अमल किया तो ऑब्लिगेशन अराइज होगी, वरना नहीं होगी। यानी अभी ऑब्लिगेशन अराइज नहीं हुई, अभी अराइज नहीं हुई थी, अभी मैंने सिर्फ एक एग्रीमेंट किया है कि अगर मैंने वो काम किया तो ऑब्लिगेशन है, वरना नहीं है, और उस काम से बचने की मेरे पास सलाहियत नहीं है, तो हाँ ऑब्लिगेशन शुरू हो चुकी है अभी से। नहीं समझे? फिर पढ़ता हूं। इफ अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कंडीशनल, जैसे आप लोगों ने वो कंडीशनल नहीं पढ़ी थी, कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन नहीं पढ़ते थे आप लोग जो कंसोलिडेशन में, कॉन्टिजेंट, तो इफ अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कंडीशनल ऑन अ पर्टिकुलर फ्यूचर एक्शन, कि अगर वो एक्शन किया तो फिर ऑब्लिगेशन अराइज होगी, दैट द एंटिटी इटसेल्फ मे टेक, the entity has an obligation if it has no practical ability to avoid taking that action। यानी हमारे पास ये प्रैक्टिकल एबिलिटी नहीं है कि हम वो एक्शन ही ना करें,
क्योंकि अगर वो एक्शन लिया तो फिर लाइबिलिटी है, वरना नहीं है। यानी पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से राइट नाउ लाइबिलिटी नहीं है, पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से राइट नाउ लाइबिलिटी नहीं है, अगर वाली बात है। लेकिन नई डेफिनेशन में अभी से लाइबिलिटी अराइज हो गई, नई डेफिनेशन के हिसाब से अभी से लाइबिलिटी अराइज हो गई, क्योंकि आप उस एक्शन से ही नहीं बच सकते, आप उस एक्शन से ही नहीं बच सकते। आप आपके पास उस एक्शन से बचने की प्रैक्टिकल एबिलिटी नहीं है। ये इसकी कुछ तशरीहात है, मैं जानता हूं मुश्किल है, हर चीज आसान नहीं होती, सॉरी, माफी। अब मैं कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको चलो बताता हूं। ये देखो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये लाइबिलिटी के कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा हूं, ये एसिड के कॉन्सिक्वेंसेस अलग थे, ये मैंने अलग से, ये मैंने खुद टाइप किए हैं। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इज अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर देन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। आज के बाद प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के लिए वर्ड ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का आएगा। नंबर 2, एंटिटीज नीड टू एक्सेस कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज। पहले दौर में जो चीज कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी थी, हो सकता है वो आज लाइबिलिटी बन गई हो। पहले दौर में कुछ चीजें कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज थी, यानी जो फ्यूचर के इवेंट्स पे डिपेंडेंट थी कि अगर वो इवेंट हुआ तो पैसे देने पड़ेंगे, वरना नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन आज के दौर में, अभी आपने बी पार्ट पढ़ लिया, ये वाला पार्ट अभी आपने पढ़ा ना, ये बी पढ़ा ना अभी, तो बी के हिसाब से अभी से वो लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। तो इसका मतलब मुमकिन है कि पुराने दौर में जो चीज लाइबिलिटी नहीं थी, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी थी, आज वो रियल लाइबिलिटी बन जाएगी। एंटिटीज नीड टू एक्सेस कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज। ऑफ बैलेंस शीट लाइबिलिटीज, ऑफ बैलेंस शीट लाइबिलिटीज का मतलब वो लाइबिलिटीज जो हम आज तक बैलेंस शीट में नहीं दिखा रहे थे, वो लाइबिलिटीज जो आज तक हम बैलेंस शीट में नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि वो पुरानी ओल्ड लाइबिलिटी की डेफिनेशन के थ्रू लाइबिलिटी नहीं थी। ओल्ड लाइबिलिटी की डेफिनेशन के थ्रू वो चीज लाइबिलिटी नहीं थी, लेकिन न्यू लाइबिलिटी के डेफिनेशन के थ्रू वो चीज लाइबिलिटी है। नीड्स टू रिकॉग्नाइज ऑन बैलेंस शीट, तो आज के बाद वो बैलेंस शीट में नजर आएगी। वो लाइबिलिटी जो बैलेंस शीट में पहले नहीं होती थी, यानी कुछ चीजें ऐसी थी जो पहले लाइबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब वो मुआहदे लाइबिलिटी बन जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस रिविजन ऑफ डेफिनेशन। सही, तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। मैं फिर आपके सामने, ये देख लो, ये रहा, ये पूरा जो अब आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, दैट इज टोटल, दिस इज टोटल लाइबिलिटी, दिस इज टोटल लाइबिलिटी, ये टोटल लाइबिलिटी है। सही। अब एक आखिरी, ये मेजर चेंज था, जो मेजर दिल वाला चेंज था, वो मैंने तुम्हारे सामने पेश किया। जो मेजर डेफिनेशन रिवाइज हुई थी वो आपके सामने। अब इक्विटी की डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है, वो पुराने दौर की और आज की एक ही है। इक्विटी की डेफिनेशन पुराने और आज की एक ही है। मैं रीड कर देता हूं आपके सामने, बल्कि एक क्वेश्चन भी लिख देता हूं। ये रहा, देखो, द डेफिनेशन ऑफ इक्विटी एज द रेजिडुअल इंटरेस्ट इन दी, ये देखो पढ़ो, इन दी एसेट्स ऑफ द एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स लाइबिलिटीज अनचेंज। वही है, आप लोगों ने कभी सी इज इक्वल टू ए माइनस एल पढ़ा है? 100 बार पढ़ा है भाई। सी इज इक्वल टू ए माइनस एल, ये सी जो है ना, ये होता है इक्विटी। ये सी जो है ना, इसको बोलते हैं इक्विटी, सी को बोलते हैं इक्विटी, सी को बोलते हैं इक्विटी। हाँ, सी को कहते हैं इक्विटी। और इक्विटी क्या होता है, पढ़ो, ये रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ द एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स लायबिलिटीज। मैं समझाता हूं, मेरे इदारे के टोटल एसेट 1 लाख के हैं, लेकिन लायबिलिटीज 30,000 रुपए की हैं। तो इसका मतलब अगर अभी अभी इदारा खत्म होगा तो नेट मेरा ओनर का 70,000 है ना, ओनर का कितना है, 70,000 है ना, तो दैट इज इक्विटी, दैट इज इक्विटी, रेजिडुअल इंटरेस्ट। लायबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद जो कुछ बचेगा वो मालिक का है। लायबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद जो कुछ बचेगा वो किसका है, मालिक का है, वो सब मालिक का है। सही, वो सब का सब मालिक का है। ओके, सही। हाँ जी। अब
मैं एक चीज पर आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं। एक आध बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, समझ जाओगे, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, मैं पूरी कोशिश कर लेता हूँ। बच्चे ने कहा ये जो दो पार्ट आपने बताया ना, ए और बी, ये नो प्रैक्टिकल एबिलिटी की जो बात थी, नो प्रैक्टिकल एबिलिटी टू अवॉइड, ए और बी। सुनो, ए पे तो मैंने उसकी एग्जांपल दी ना, उसकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की। बी पर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। चलो, क्या लिखा हुआ है कि आपकी ऑब्लिगेशन अराइज होगी अगर आपने एक अमल किया, उस वजह से, एक अमल करने या ना करने की वजह से, एक अमल करने या ना करने की वजह से। तो फॉर इंस्टेंस, आपसे कोई गलती हो गई, आपकी कंपनी से कोई गलती हो गई, और कोर्ट ने कहा है कि अगर आप इतना अमाउंट डिपॉजिट करा दें तो फिर आप इस केस से माफ हो जाएंगे। सही। और वो एक डेट तक आपने जमा कराना है। लेकिन मसला ये कि आपकी कंपनी के तो टोटल एसेट्स लेस लायबिलिटीज और आपकी एबिलिटी है वो कभी भी उसको रीच नहीं कर सकती। तो इस ऐसी सूरत हाल में तो आप उससे बच ही नहीं सकते ना। तो फिर आपको अभी से उसकी कॉन्सिक्वेंसेज इमीडिएटली बुक करनी पड़ेंगी। आपको उसकी कंप्लीट कॉन्सिक्वेंसेज इमीडिएटली बुक करनी पड़ेंगी। ओके, क्योंकि आपके पास कोई प्रैक्टिकल एबिलिटी नहीं है उस काम करने की। राइट। अब मेरी बात सुनो, मैंने इसके नीचे एंड में इनकम और एक्सपेंसेस की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, वो आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। डॉक्यूमेंट मैं आप लोग तक भेज रहा हूँ, उसको आराम से पढ़ लें। ठीक है। और इसकी मैं एक दो और डॉक्यूमेंट्स भी भेजूंगा ऑफिशियल, उसको भी रीड करें। मैंने बहुत अच्छा आइडिया दिया, बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई हैं, बहुत पुरानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बहुत कुछ बताई है। थोड़ा सा अब अपना एफर्ट दें प्लीज। एफर्ट देंगे काम हो जाएगा। यानी अब आप लोगों को अजनबियत नहीं लगेगी, कुछ भी चीजों में अजनबियत नहीं होगी। मैंने इतनी सारी बातें आपके सामने पेश कर दी हैं। सही है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। फी अमान अल्लाह।